एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड, योर एसएसटी टीचर। एंड देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 8 के सोशल साइंस का काफी डिमांडेड वीडियो थी कि मैम इस वाले चैप्टर के द कॉलोनियल एरा इन इंडिया, इसके आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले आओ मैम प्लीज। तो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसमें हम लोग आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड उससे पहले अगर आप लोगों ने पहले इस चैप्टर को समझा नहीं है, चाहे वो डिटेल वीडियोस के थ्रू हो और चाहे वो आपका वन शॉट रिवीजन वाली जो वीडियो है 1 घंटे की उसके थ्रू हो, लेकिन अगर आपने इस चैप्टर को समझा नहीं है उससे पहले क्वेश्चंस मत करना, बिकॉज शायद से कुछ समझ में ना आए। तो पहले एक बार या तो वन शॉट देख लेना इसका, प्लस उसके नोट्स भी देख लेना, बिकॉज वन शॉट के नोट्स मतलब बहुत अच्छे नोट्स हैं वो, मतलब बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। तो पहले एक बार जाके आप उनको चेक कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इस वाली वीडियो पे आना। एक बार दिखा दूं क्या कैसे नोट्स है, जिन बच्चों ने नहीं देखे उनको एक बार दिखा दूं कैसे नोट्स है। बाकी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देख रखे होंगे, बट जिसने नहीं देखे, जिनको नहीं पता है, लेट मी टेल यू, उनके लिए मैंने इस प्रकार के सारे आप लोगों के लिए नोट्स बना रखे थे विद विजुअल अंडरस्टैंडिंग, कब कौन आया, किसका क्या मतलब होता है, हर एक टॉपिक के साथ डिटेल के साथ आप लोगों के लिए नोट्स बना रखे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये पीडीएफ नहीं देखा है या ये वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वाले पीडीएफ का बेसिकली इस वाले वीडियो का लिंक डाल दूंगी। एंड पीडीएफ के लिए आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी, और नोट्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए अब हम लोग आज के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहली बात बच्चा, आपके पास यहाँ पे रहेंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू होते हैं, हम लोग जरा यहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब देखो आगे हमने यहाँ पर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप लोगों के लिए कहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर यूरोपियन कॉलोनियल पावर, कि इनमें से कौन ऐसा था या कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि यूरोप की जो कॉलोनियल पावर है वो नहीं है। पहली चीज तो देखो यहाँ पे स्पेन है, पोर्तुगल है और ब्रिटेन है। ये तीनों ही जो है, पहली बात तो यूरोप की कंट्रीज है, लेकिन जो चाइना है वो तो आपके एशिया के कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, तो यूरोप का ही नहीं हुआ ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, चाइना। पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ पे अगर बात करूं मैं कॉलोनियल पावर की, इसके लिए आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। कॉलोनियल पावर का, कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि जब कोई दूसरी कंट्री या कोई एक पर्सन में बस कोई एक एरिया में एक पर्सन रह रहा था, लेकिन वो अपने इस एरिया से हटकर किसी और एरिया में या फिर किसी और कंट्री में जाकर अपने आप को इम्पोज करता है, बेसिकली अपने पॉलिटिकली अपने आप को इम्पोज करेगा, सोशली अपनी पावर्स को इम्पोज करेगा, लगाएगा वहां पर, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से अपने आप को वहां पर बेसिकली सेटल करने का काइंड ऑफ, और अपना ही रूल चलाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका कॉलोनियलिज्म। समझ में आई आपकी वाली बात। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, वन मेजर मोटिवेशन फॉर यूरोपियन टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी कि ये जो यूरोपियन पावर्स थी कि अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करती थी, इसका मेजर इनके लिए मोटिवेशन या इनका मेजर रीजन इस चीज के लिए क्या था, बेसिकली क्यों अपने आप को इतना एक्सपैंड करती थी, अलग अलग एरियाज में जाकर अपनी टेरिटरीज को जमाती थी, ऐसा काम ये करते ही क्यों थे, उसको आपसे यहाँ पूछा हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, या नए रिसोर्सेज और मार्केट्स के लिए, या स्कूल्स को बिल्ड करने के लिए, ओनली। अच्छा वैसे मैंने बोला हुआ है, जहां भी ये ओनली वर्ड लग जाए ना, जरा सोच समझ के मार्क करा करो, क्योंकि बहुत इंटेंस वर्ड होता है ये ओनली लग जाना, कि सिर्फ यही। एक फैक्टर्स आगे पीछे हल्का बहुत हो सकता है कि शायद थोड़ा बहुत ये हो, थोड़ा बहुत ये हो, लेकिन अगर आपने किसी आगे कह दिया ओनली कि सिर्फ यही था, तो वहां तो वैसे ही बहुत सोच के जवाब दिया करो। ठीक है, और लास्ट यहाँ पे कह रहे हैं लोकल रूलर्स को सपोर्ट करने के लिए, इन तीनों में से कुछ नहीं है, इसका आंसर है बी आपका टू गेन न्यू रिसोर्सेज एंड मार्केट्स, नए रिसोर्सेज के लिए, नए मार्केट्स के लिए वो अलग अलग टेरिटरीज को बेसिकली कॉन्क्वर करते थे, अपने आप का एक्सपेंशन वहां तक करते थे। उनको ये था कि अगर मैंने ये वाली टेरिटरी भी अपना ली, ये वाला एरिया भी कॉन्क्वेस्ट कर लिया, तो मेरे पास और रिसोर्सेज आ जाएंगे। अब चाहे वो रिसोर्सेज आपका मतलब पैसे वाले हों, वेल्दी हों, या थोड़े बहुत मिनरल्स के रिसोर्सेज, मतलब कुछ भी हो, वो उनके पास और ज्यादा आ जाएगा। उनके लिए नई मार्केट्स एक्सप्लोर हो जाएंगी, नई मार्केट्स ओपन हो जाएंगी, जहां से प्रोडक्ट मंगा भी सकते हैं और अपने प्रोडक्ट भेज भी सकते हैं। तो बेसिकली उनका ये एक बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था। अच्छा, कहते हैं व्हाट डिड कॉलोनाइजर्स क्लेम एज देयर सिविलाइजिंग मिशन, उन्होंने क्या कहा था कि उनका सिविलाइजेशन मिशन क्या है, कि आखिर वो क्यों चाहते हैं सिविलाइज करना।
बेसिकली कहते हैं टू ब्रिंग प्रोग्रेस टू कॉलोनाइज पीपल, जो उन्होंने कहा था कि हाँ हमारा मिशन इसलिए है, हम इसलिए आपको कॉलोनाइज करना चाहते हैं क्योंकि हम आपकी कंट्री में या जहां पर हम आके कॉलोनाइज कर रहे हैं वहां पे हम प्रोग्रेस लाना चाहते हैं। या फिर टू लर्न फ्रॉम द कॉलोनाइज पीपल, मतलब कि जिनको कॉलोनाइज कर रहे हो उन्हीं से कुछ सीखने के लिए कर रहे हो, मतलब कौन सा ही लॉजिक है इस बात का। ये लोकल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, नो लॉजिक। ट्रेड को बंद करने के लिए, नहीं ये भी नहीं था। ट्रेड अगर बंद कर देंगे तो उनके पास पैसा कहां से आएगा, तो इनका इसका आंसर था फर्स्ट, टू ब्रिंग प्रोग्रेस टू कॉलोनाइज पीपल, कि जो कॉलोनाइज पीपल है वो उनको बेसिकली उनको उनकी प्रोग्रेस करेंगे। उनका ये कहना था, वो ये चीज कह रहे थे कि हम इसलिए आपको कॉलोनाइज करने आए हैं क्योंकि हम लोग आपको बेसिकली आपकी प्रोग्रेस चाहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड कॉलोनियलिज्म डिक्लाइन रैपिडली, आखिर कॉलोनियलिज्म खत्म कब हुआ था, धीरे धीरे करके उसकी एंडिंग कब हुई थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। इसका आपका पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा इन द 12th सेंचुरी, सेकंड यहाँ पे इन द 15th सेंचुरी, इन द मिड 20th सेंचुरी और इन द अर्ली फर्स्ट मिलेनियम, मतलब कहां पर हुआ था, बेसिकली आपसे ये चीज पूछी जा रही है। तो आपके लिए इसका आंसर बच्चा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ए होगा। देखो बोल रहे हैं कि आखिर कब एंड हुआ ये, कब डिक्लाइन हुआ ये, एकदम से कब खत्म हुआ। इसका आंसर आपका होगा मिड 20th सेंचुरी, बिकॉज हमने देखा था एकदम से इसकी एंडिंग होनी कब शुरू हुई थी, कॉलोनियलिज्म जहां पे ब्रिटिशर्स आए थे। हमारा भारत भी आजाद हुआ 1947 में, यानी कि कब 20th सेंचुरी, तो इसके मिड में ये आपका एकदम से खत्म हो गया था। तो इसका आंसर होगा सी, इन द मिड 20th सेंचुरी। ये थोड़ा सा ना यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैं इसलिए इसको एक बार सही से ही रख दूं, वरना ये दिक्कत ही करता रहेगा, गिर रहा है बार बार, तो ये मेरे को इरिटेट और कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज एक्सप्लोरर टू अराइव इन इंडिया। ये तो सब बच्चों को पता है कि पहला पोर्तुगीज का एक्सप्लोरर कौन था जो कि इंडिया आया था, कोलंबस था। अरे भैया कोलंबस की मैं अमेरिका की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। इसका आंसर होगा सी, वास्को डी गामा। कौन थे जो आया था भैया यहाँ पे, वास्को डी गामा में आया था, वास्को डी गामा आया था। पोर्तुगीज का था ये, बेसिकली एक्सप्लोरर का मतलब होता है जो अलग अलग जगहों एक्सप्लोर करते हैं वो। 6th क्वेश्चन है आपका, वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया एट विच प्लेस। बेसिकली जो पोर्तुगीज आए थे, यानी कि जो वास्को डी गामा आया वो कौन सी जगह पर पहली बार गया था, मुंबई, सूरत या कप्पड़ नियर कोझिकोड। इसका आंसर होगा ये कप्पड़ नियर कोझिकोड, यहाँ पर ये गया था। हम लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं विच पोर्ट डिड द पोर्तुगीज कैप्चर इन 1510। जहां ये 1510 आ जाए वहीं से आप लोगों को याद आ रहा होगा कुछ, गोवा का इंक्विजिशन, जब वहां पर लोगों को इस चीज के लिए फोर्स किया था कि वो जो भी रिलीजन फॉलो कर रहे हैं उन सबको हटाएं, उनको टॉर्चर करा गया और क्रिश्चियनिटी उन पर थोपी गई थी, याद है वो चीज। दिस वाज द गोवा। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ट्रेडिशनल डांस ड्रामा रिमेम्बर्स रानी अब्बक्का स्टोरीज टुडे। जो आपने रानी अब्बक्का 1 और 2 के बारे में पढ़ा था, तो कहते हैं कौन सा ड्रामा था जो हम जिसके नाम से इनको आज भी याद रखते हैं। उसके जो पैराग्राफ था उसी के अंदर लिखा हुआ था, बेसिकली वो आपका कथकली था, भरतनाट्यम था, लवनी या फिर यक्षगना। कौन सा था, यक्षगना नाम का एक आपका डांस का ड्रामा था, जिसके थ्रू हम आज भी रानी अब्बक्का को वहां के लोग जो है वो याद रखते हैं। अब रानी अब्बक्का कौन थी उनके बारे में आप लोगों ने नोट्स में डिटेल में मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, एंड मैं इसलिए आपको हर एक वीडियो में तो वो चीज नहीं करा पाऊंगी, वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, द फर्स्ट फ्रेंच ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया वाज सेटअप एट। जो पहली फ्रेंच की, देखो फ्रेंच के नाम से आते ही आप लोगों को ये चीज याद आ जानी चाहिए कि फ्रेंच का हालांकि जो मेन वो रहा था सेटलमेंट करने का, वो उनका रहा था आपका पौंडीचेरी, जो उन्होंने मेन अपना आपको स्टैब्लिश करा था। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ट्रेडिंग पोस्ट पहले कहाँ पे सेटअप करी। ट्रेडिंग पोस्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पे आपने कुछ फैक्ट्री स्टैब्लिश करी है, तो उसके आसपास ही सेटलमेंट्स वगैरह भी स्टैब्लिश कर लिए आपने, ताकि वहां पे आप रह भी सको, अपना काम वगैरह भी कर सको, वहां से आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट काइंड ऑफ अपना वेयर हाउस एक तरीके का वो चीज यहाँ पर हुआ करती थी। तो कहते हैं वो पहला कौन सा था, तो फर्स्ट आपका था उसके अंदर कौन सा आपका था, वो सूरत। कौन सा था फर्स्ट, सूरत इज इन गुजरात। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच इंडिया। यानी कि जो आपका ये फ्रेंच इंडिया वाला पार्ट था जहां पर इनका राज चल रहा था उस एरिया में कहते हैं गवर्नर जनरल कौन थे आपके ये, तो 1742 to 54 इस वाले टेन्योर से आपको डुप्लिक्स का नाम याद है कुछ,
डुप्लिक्स था, वो थे डुप्लेक्स। कौन था वो? डुप्लिक्स था। अब देखो मैं थे या डियर या लॉर्ड डुप्लिक्स ये सब नहीं कहूंगी मैं, बिकॉज वो कॉलोनियलिज्म था, कॉलोनियल टाइम था जहां पे उन लोगों ने हमारे एंसेस्टर्स वगैरह को मतलब वी कैन से कि टॉर्चर किया था, काफी आके रहे थे, हमारे इंडिया में इकोनॉमिक वेल्थ को ड्रेन कर दिया था, इंडिया का नाश मार दिया था, तो मैं उनको इतनी इज्जत नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, तो मैं यही कहूंगी डुप्लिक्स था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं फ्रेंच ट्रेंड इंडियन इन्फेंट्री सोल्जर्स, यानी कि जो फ्रेंच जो थे वो जो हमारे इन्फेंट्री यानी कि जो अपने मतलब पैरों से चलने वाले जो सोल्जर्स हुआ करते हैं, जो आराम से चल के लड़ाई लड़ते हैं, घोड़े पे सवार वगैरह नहीं होते, उन्हें जो घोड़े पे सवार थे उन्हें हम बोलते हैं कैवेलरी सोल्जर्स। क्या बोलते थे उन्हें? हम बोलते थे कैवेलरी सोल्जर्स। लेकिन जो आराम से पैदल चलकर लड़ाई लड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं इन्फेंट्री सोल्जर्स। तो कहते हैं लेकिन जिन इंडिया के ऐसे सोल्जर्स को फ्रेंच ट्रेन करता था वो उनको किस नाम से बुलाता था? आपको याद होगा नाम, वो था सिपॉइज। जो सिपॉय टर्म बाद में एक म्यूटिनी भी आएगा, सिपॉय म्यूटिनी आगे आएगा वो टर्म अगर याद हो तो। ठीक है, तो फ्रेंच की जो ट्रेन आर्मी थी इस तरीके से जो अपने इंडिया के सोल्जर्स को वो लोग ट्रेन करते थे उसे वो कहते थे सिपॉय, एंड सिपॉय को हिंदी में हम बोलते हैं सिपाही, तो वो लोग उसको बोलते थे सिपॉय, एक्सेंट ही अलग था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखो कह रहे हैं द ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट केम टू इंडिया एज। अब देखो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वो लोग चीख चीख के बोलते थे कि भैया हम तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए हैं, हम तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए हैं। तो था ना वो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, कैसे वो ट्रेड से टेरिटरी पे शिफ्ट हुए थे, याद है वो चीज? भैया कह रहे हैं कि जब वो आए थे यहाँ पर तो वो आए किस मकसद से थे, किस कैसे उससे आए थे? तो वो आए थे एज अ ट्रेडिंग कंपनी के रूप में कि भैया हम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने आए हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा इंडिया के लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो मुगल के रूलर्स वगैरह हैं या जो बाकी रूलर्स हैं वो आपस में लड़कर उन्हीं के पास जा रहे हैं, तो उनको ये चीज उनका एडवांटेज लगी और उन्होंने इसका एडवांटेज उठाकर एक्चुअल में यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए थे, ये क्या चीजें थी, और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने इसको एग्जीक्यूशन करा। मतलब that was kind of something, oh भाई। Okay, question number 13. Under the subsidiary alliance, इंडियन रूलर्स हैड टू। अब देखो सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या था, अभी आप तीनों टर्म पढ़ेंगे वैसे अभी आगे हम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपका सब्सिडरी अलायंस, अभी इसके बारे में आगे हम वैसे पढ़ने वाले हैं अभी, बट वैसे आपको याद होगा सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या था, जिसमें बेसिकली कि जो इंडिया के जो रूलर्स हैं वो ब्रिटिश के ट्रूप्स को मेंटेन करेंगे, ठीक है, अपने पैसों से। इसके बदले में जो ब्रिटिशर्स अपना एक आदमी उनके केयर टेकर के लिए या उनका ध्यान रखने के लिए, उनको थ्रेट ना मिले इसके लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, वट एवर सो कॉल्ड प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली अपना एक आदमी को इंडियन रूलर्स के कोर्ट में रखेंगे। लेकिन इसके बदले में क्या हो रहा है कि जो इंडिया के रूलर्स हैं वो ब्रिटिश की आर्मी को अपने पैसों से मेंटेन रखेंगे। दैट वाज कि मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स एट देयर ओन पोस्ट, इसका मतलब यहाँ पे ये था। ठीक है जी, समझ में आई आपको ये वाली बात? ओके जी, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं द ग्रेट फेमिन ऑफ 1876 टू 78 हैपेंड मोस्टली इन, कि जो आपकी ग्रेट फेमीन थी, जो भुखमरी छाई थी 1876 टू 78 की, वो कहां पर हुई थी? उसके हमने स्पेशली पढ़ा था, वो हुई थी आपकी डेक्कन प्लेट्यू वाले पार्ट में। कहां पे हुई थी? डेक्कन प्लेट्यू वाले पार्ट में। अच्छा, कहते हैं व्हाट राइट डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, कि जब ये प्लासी का युद्ध हुआ था, पालाशी का युद्ध हुआ था, उसके बाद पालाशी मैंने क्यों बोला? पालाशी इज बेसिकली अ हिंदी टर्म टू दिस प्लेस, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल के आसपास है, समवेयर वेस्ट बंगाल के अंदर है वैसे तो, मतलब तो वहां पर है, तो उसका इंग्लिश टर्म था ये प्लासी, तो वो यहाँ पर है। तो कहते हैं जब उन्होंने जो आपका ये वाला वॉर हुआ था 1757 में, जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, इसके बाद इनको क्या मिल गया था, कौन सा अधिकार था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था? तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या था, मतलब क्या था वो? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, एंड दिस वाज द मेजर विक्ट्री ऑफ देम, मतलब बहुत बड़ी विक्ट्री थी उनके लिए, बिकॉज बंगाल, आज का सोचो, आज का बंगाल, आज का बिहार, आज का उड़ीसा, कितना बड़ा एरिया था ये, इतने बड़े एरिया में रेवेन्यू कलेक्ट करना, उस पैसों में से बहुत, अगर उनको 1000 रुपए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर 1000 रुपए का कलेक्शन हुआ है ना, तो मात्र 1 से 2 रुपए उनको इंडिया के रूलर्स को देना होता था, बाकी सारा पैसा किसके पास? इन बेवकूफों, सॉरी, इन क्लेवर लोगों के पास हुआ करता था। ठीक है, दैट वाज द रियलिटी काइंड ऑफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं द बंगाल फेमिन ऑफ 1770 टू 1772, ये क्यों हुई थी? हैपेंड मेनली बिकॉज ऑफ, कि जो बंगाल की जो फेमिन हुई थी, बेसिकली जो भुखमरी छाती है वो क्यों छाती है? या तो भैया क्रॉप हो गई है फेल,
ठीक है जी, या उन्होंने इतना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया लोगों से कि अब उनके पास अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी, हार्श रेवेन्यू कलेक्शन प्लस क्रॉप फेलियर। इन दोनों ही रीजंस की वजह से बंगाल की बहुत तगड़ी वाली, बहुत गंदी वाली फेमिन आई थी, 1770 की फेमिन। और इसमें ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा रोल था, आगे भी बताऊंगी कि क्या रोल था, कैसे इन लोगों ने और सत्यानाश काइंड ऑफ मतलब वो चीज करी थी। ठीक है जी, अब देखो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब बेसिकली कहते हैं कि किसने ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक की जो बुक थी वो लिखी थी। तो किसने लिखी थी? हमारे इंडिया के दादा भाई नरोजी ने लिखी थी। किसने लिखी? दादा भाई नरोजी ने लिखी थी। अब ये क्वेश्चन तो आई होप आप सब बच्चों को याद होगा, बिकॉज जब हमने चैप्टर को पढ़ा था, ये मैंने स्पेशली बहुत ऐसे ना इंटेंस ध्यान देते हुए आप लोगों को ये चीज पढ़ाई थी कि जो उत्सव पटनायक थे उन्होंने ये बताया था, बेसिकली इकोनॉमिस्ट जो थे, उन्होंने ये कहा था कि ब्रिटेन इंडिया से कितनी वेल्थ लेके गए हैं 1765 से लेकर के 1938 के बीच में। कितना पैसा था जो ब्रिटेन इंडिया से ले गए थे, जो कि उनकी आज की जीडीपी से भी बहुत ज्यादा है। कितना पैसा था वो था आपका 45 ट्रिलियन डॉलर। कितना? 45 ट्रिलियन डॉलर। इतना पैसा वो हमारे यहाँ से ले गए थे। मतलब दैट इज ह्यूज 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 अमाउंट। आप इसको ना अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे ना कि इंडियन नंबर्स में रुपए में कितना हुआ, ये नहीं आएगा, वो ई में अमाउंट पहुंच जाएगी, बिकॉज वो इतना ज्यादा है नंबर्स में। ठीक है, अच्छा कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चा आपका, विच डॉक्यूमेंट मार्क द मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडिया के एजुकेशन। ये आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता है, हमने पढ़ा था इंडिया के एजुकेशन में सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट कब आया, जो मकौले का माइन्यूट या मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन 1835 का आया था, तब ये आया था आपका सबसे बड़ा चेंजेस आए थे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, तभी से चेंज होना शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ मकौले की एजुकेशन पॉलिसी। का मेन एम क्या था? इंडियन को टीच करना रीजनल लैंग्वेजेस में, नो। प्रमोट करनी है इंडियन ट्रेडिशनल लैंग्वेज, नो। एक ऐसी क्लास ऑफ इंडियंस क्रिएट करनी है जो कि ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करे। एक लाइन याद है इसने कही थी, क्या कही थी? एक तो दो लाइन, बेसिकली दो लाइन कही थी। एक तो ये कहा था कि इंडियंस की पूरी लाइब्रेरी, ठीक है, वो जो रखी हुई बुक्स है, जो उनकी वैल्यू है, जो उसमें नॉलेज है, वो ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी की एक शेल्फ में रखी बुक्स की नॉलेज के बराबर है। दैट इज व्हाट ही सेड अबाउट व्हेन ही वाज कंपेयरिंग ब्रिटिश एजुकेशन विद द इंडियन एजुकेशन। तो ये चीज थी। और एक इसने इस वाले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें इसने ये चीज कही थी कि मुझे एक ऐसी क्लास ऑफ इंडियंस क्रिएट करनी है जो कि ब्लड से इंडियंस हो, लेकिन ब्रेन से, इंटेलेक्चुअल से, नॉलेज से वो हो आपका ब्रिटिशर्स हो बेसिकली। तो ब्लड इंडियन ब्लड होगा, लेकिन दिमाग उनके पास ब्रिटेन वाला होगा, क्योंकि उनका दिमाग इज जस्ट अ वेस्ट, उनके लिए हमारा दिमाग मतलब। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, हु पेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन रेलवे। ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है, रेलवे के लिए, टेलीग्राफ के लिए, सबके लिए किसने पे किया था? इंडिया के जो टैक्स पेयर्स थे, वही लोग बेचारे इसके लिए भी पे करते थे, हालांकि इससे इनका फायदा तो कुछ होता ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23, विच नॉवल वाज इंस्पायर्ड बाय सन्यासी फकीर रिबेलियन। कौन सी नॉवल थी? नॉवल थी जो कि इस वाले रिबेलियन से काफी इंस्पायर हुई थी बेसिकली। दैट वाज आनंद मठ नॉवल थी वो, जो कि इससे काफी इंस्पायर हुई थी। और ये जो आनंद मठ नॉवल थी, आई होप आपको याद होगा, ये नॉवल रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी। ओके, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम भी लिखा है, उस नेम वाज जन गण मन। पता है आपको ये चीज? ठीक है, अब देखो हम आगे देखते हैं, मैं लिख के मानूंगी इसको पहले, ठीक है। ओके, 24th क्वेश्चन कहते हैं, हु लेड द संथल रिबेलियन। अब देखो संथल का जो रिबेलियन हुआ था, संथल्स वगैरह का, कोल ट्राइब, कोल अपराइजिंग हुई थी एटसेट्रा, ये वाला किसने किया था? ये किया था सिद्धू एंड कान्हा मुर्मू ने, ये इन्होंने किया था बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 25 देखो यहाँ पे कहते हैं, द इंडिगो रिवोल्ट टुक प्लेस बिटवीन। इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था काफी इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका बी 1859 से लेकर के 1862, इन 3 सालों में हुआ था। व्हाट इज इंडिगो? इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। किसकी खेती? नील
ठीक है। तो ये नील की खेती का रिवॉल्यूशन आखिर क्यों हुआ, प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के फार्मर्स को काफी ज्यादा मतलब उस चीज के लिए फोर्स कर रहे थे कि आप अपने फील्ड्स पे इंडिगो यानी कि नील की खेती करो, लेकिन इंडियन जो है उस चीज के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि उनको ये पता था अगर उन्होंने एक बार अपने लैंड पे अपने फील्ड पे नील की खेती करी तो हमारा सारा जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाएगा, बिकॉज नील की खेती करने में जो सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब मतलब उससे गायब हो जाते हैं, सब एब्जॉर्ब, सब बेकार हो जाता है। तो पूरी जो फसल है वो जो पूरा लैंड है बेसिकली वो सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है, बिल्कुल वो खराब हो जाता है। इसलिए इंडिया के जो फार्मर्स थे वो मना कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उसकी डिमांड यूरोप में बहुत थी तो ये लोग काफी ग्रो कराने की कोशिश करते थे। अब देखो कहते हैं व्हाई वर पीजेंट्स फोर्स टू ग्रो इंडिगो, आखिर पीजेंट्स को फोर्स करा क्यों जा रहा था? जैसे मैंने बताया कि बहुत डिमांड थी, हाई डिमांड इन यूरोप, बहुत हाई डिमांड थी इसकी यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 27, ये आपको जाहिर से बता सबको पता होगा ये, कि जब कहते हैं हु वाज डिक्लेयर्ड एज द लीडर ऑफ रिबेल्स एट दिल्ली, कि जब आप लोगों को पता होगा 1857 का रिवोल्ट हुआ था जो कि मेरठ में शुरू हुआ था, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम क्वेश्चंस में। तब उस टाइम पे जब ये लोग मेरठ से दिल्ली आए थे, इन्होंने दिल्ली में आकर किसको अपना लीडर बनाया था? आपको पता होगा, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को बनाया था। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज वन मेजर नेगेटिव आउटकम ऑफ द ब्रिटिश डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडियन हेरिटेज, मतलब क्या सबसे बेकार चीज रही कि जो ब्रिटिश में बेसिकली जो ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया के हेरिटेज के बारे में, कि हमारे पास क्या चीजें अच्छी हैं क्या बढ़िया है उसके बारे में पता चला। इसका नेगेटिव आउटकम क्या रहा कि ये हमारे पास से हमारे जो आर्टिफैक्ट्स थे, जो हमारे कुछ बनाए हुए हाथों की कलाकारी के ऑब्जेक्ट्स थे, उन सबको ये लोग चोटे चोरी करके ले गए थे। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए इस चीज का डिसएडवांटेज काइंड ऑफ मतलब ये चीज रही थी। कहते हैं विच लैंग्वेज अर्ली ट्रांसलेशन बाय यूरोपियंस हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस इन वेस्ट, मतलब ये था बेसिकली कि कौन सी लैंग्वेज के जो कुछ चीजें थी वो यूरोपियंस ने अपनी भाषा में ट्रांसलेट करी थी, बिकॉज उनको वो पढ़ना था। दैट वाज संस्कृत लैंग्वेज की वो कुछ चीजें थी जो कि ये लोग ट्रांसफर करना चाहते थे, और उन्होंने वो चीज मतलब बेसिकली करी भी थी। ठीक है जी। अच्छा अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे अपना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। तो जरा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं ये वाला, ठीक है चलो। अब देखो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा गया, नाउ प्लीज रिमेंबर इस वाले चैप्टर में से आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, जिस पेज से लग रहा था, मैंने वो सब इंक्लूड करा है इस वाले चैप्टर के। आप लोगों के लिए एमसीक्यू थोड़े बहुत फिर भी कम रहे, बिकॉज बाकी चैप्टर्स के जो हमने करे हैं 50 तक हम पहुंच गए थे, 49 48 इस टाइप से थे, और कुछ के 50 प्लस भी थे, लेकिन इसके मुझे ना शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे थे, इसलिए मैंने एमसीक्यू से ज्यादा इसके शॉर्ट और लॉन्ग भी रखे हैं, उतने ही काइंड ऑफ। लॉन्ग थोड़े कम है लेकिन शॉर्ट उतने ही है ऑलमोस्ट। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियलिज्म। अब ये सबको बता चुकी हूँ मैं, इसका मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री का या फिर दूसरे रीजन का कंट्रोल अपने हाथ में लेती है और उसमें अपने आप को पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली अपने आप को इम्पोज करती है, अपनी पावर्स को इम्पोज करती है, अपने सिस्टम को इम्पोज करती है। जैसे कि वहां से ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने अपना कल्चर यहाँ पे डाला, जो गोवा का इंक्विजिशन करा काइंड ऑफ, उन्होंने अपना इकोनॉमिक चीजें हम यहाँ पे डाली, अपना उन्होंने अपने आप को सोशली डाला, अपने आप को कल्चरली डाला, तो वो चीज यहाँ पर रही, दैट इज कॉल्ड कॉलोनियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 2, विच पीरियड इज यूजुअली कॉल्ड द एज ऑफ कॉलोनियलिज्म। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है भैया, हमको पता है कि 15th सेंचुरी से लेकर के टाइम जो हम मानते हैं यूजुअली कि 1400 के बाद का टाइम जो था वो हम मान के चलते हैं कि हाँ जी वो कॉलोनियलिज्म की एज रही अप टू 20th सेंचुरी, मतलब इतना ही रहा बस, इससे ऊपर ये लोग नहीं जा पाए। इतना ही जो है रहा था जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन पावर्स बेसिकली हमारे यहाँ पे आके इन लोगों ने राज किया था। कहते हैं कब और क्यों जो ये था कि डिक्लाइन करा था, बेसिकली हमने कहा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिड 20th सेंचुरी के आसपास से डिक्लाइन कर गया था। अब भैया क्यों करा था? बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसको आगे भी हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट काइंड ऑफ गुड्स डिड इंडिया एक्सपोर्ट टू मेडिटेरेनियन वर्ल्ड। हमको पता है कि जो यूरोप का नीचे वाला पार्ट है और अफ्रीका का ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड मेडिटेरेनियन वर्ल्ड। इंडिया यहाँ पे क्या क्या इंपोज करता था वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है यानी क्या क्या इंडिया से वहां तक जा रहा है, क्या इंडिया भेज रहा है। तो मसाले थे हमारे यहाँ पे, कॉटन थी, आइवरी है, जेम्स है, दालचीनी है, टीकवुड है, स्टील है, और कुछ और अदर कमोडिटीज यानी कि सामान है, गुड्स है, जो कि हमारे यहाँ से वहां पर जा रहे हैं, और वहां से सेमी प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, सिल्वर ये हमारे यहाँ पे आ भी रहा है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड यूरोपियन ट्रेवलर्स डिस्क्राइब इंडिया बिफोर कॉलोनाइजेशन? बेसिकली कहते हैं कि जब यहाँ पे यूरोपियन ट्रेवलर्स आए थे तो उन्होंने इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया था, इंडिया उनकी नजर में क्या था, उन्होंने आते ही क्या कहा था, इंडिया बैकवर्ड है। अगर इंडिया बैकवर्ड होता या अगर इंडिया के पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते तो ये यहाँ पे आते ही क्यों? इनको पता था कि इंडिया के पास बहुत रिसोर्सेज है, बस हाँ इंडिया के पास शायद वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो उनका इस्तेमाल कर सके, एंड दैट्स व्हाई ये लोग यहाँ पे आए थे हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो वो चीज यहाँ पे रही थी बहुत ज्यादा कि मैन्युफैक्चरिंग स्किल, डाइवर्स एग्रीकल्चर है, बहुत फ्लरिशिंग है, बढ़िया बढ़िया ट्रेडिंग नेटवर्क है, बहुत बढ़िया रिसोर्सेज है इनके पास, ये लाइन ऐड कर लेना, बहुत बढ़िया रिसोर्सेज है यहाँ पर, इसलिए ये लोग हमारे यहाँ पर आए थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड वास्को डी गामा अराइव इन इंडिया? बता चुकी हूँ पहले भी, 1498 मई में आया था केरला में, कप्पड़ कोझिकोडे के पास आया था, वो इनका जो है मेन था। कहते हैं व्हाट वाज कारताज सिस्टम? कारताज सिस्टम क्या था? आपको याद होगा कि जो पोर्तुगीज थे वो सारे ही अच्छा देखो, मैंने कहा था कि जो पोर्तुगीज का पहला ट्रेडिंग पोस्ट रहा था आप लोगों का, वो यहीं पे रहा था। फ्रेंच का भी कहाँ पे रहा? वो यहीं पे रहा। इन लोगों को क्या था, यहाँ पे आपको पता है इधर की तरफ अरेबियन सी है, यहाँ पे आपको पता है बे ऑफ बंगाल, हमने ये चीज पढ़ी है। अब यहाँ पर क्या चीज कह रहे हैं भाई कि बेसिकली कार्ता सिस्टम का मतलब क्या था कि जो पोर्तुगीज थे ना, उन्होंने ना सारे ही अरब के ट्रेडर्स है या इंडिया के रूलर्स है, लोकल रूलर्स है, अगर वो अपने सामान को कहीं और ट्रेड कर रहे थे और अगर उनका वो शिप अगर अरेबियन सी के से होकर गुजरेगा, चाहे वो यहाँ से निकल रहा है और चाहे वो यहाँ से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, लेकिन अगर अरेबियन सी से होकर गुजरेगा और अगर उनके पास वो परमिट नहीं है, जो परमिट पास जिसे कारतास कहते हैं वो पोर्तुगीज ने इशू करा है, तो उनके शिप को और उनके सामान को सीज कर लिया जाएगा पोर्तुगीज के द्वारा। ये उन्होंने यहाँ पर कहा था। इससे क्या हुआ था, पोर्तुगीज आराम से जो ट्रेड हो रहा है उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं और जिस भी शिप में उनका ये पास नहीं पाया गया उसको, शिप को, सामान को, सबको सीज कर लिया गया था, एंड दैट सिस्टम वाज कॉल्ड आपका कारताज सिस्टम। अच्छा जी, अब देखो कहते हैं गोवा का इंक्विजिशन क्या था, बता चुकी हूँ। गोवा का इंक्विजिशन 1560 में शुरू हुआ था, 1510 में मतलब ये चीज वैसे होने लग गई थी उस टाइम पे भी, ये चीज वैसे आप 1510 ही लिखो यहाँ पर, ठीक है। ओके, 1560 मैंने क्यों मेंशन करा, चलो मैं बताती हूँ, मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगी वैसे, लेकिन हाँ गोवा का इंक्विजिशन तो जो है शुरू तो तभी हुआ था गोवा। हाँ ओके, गोवा को जो उन्होंने कैप्चर किया था वो कर लिया था 1510 में, लेकिन कुछ टाइम बाद इंक्विजिशन करना शुरू कर दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कहते हैं इस टाइम पे क्या हुआ था, रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था, हिंदू का, मुस्लिम का, ज्यूज का, ये सब का यहाँ पर, इवन जो क्रिश्चियन कन्वर्ट्स थे, अगर उनको लग रहा है कि वो सही से क्रिश्चियनिटी को नहीं अपना रहे हैं, नहीं उनको फॉलो कर रहे हैं और अगर अपना पुराना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो सबको टॉर्चर करा जाता था। कहते हैं रानी अब्बक्का कौन थी और उन्होंने किस तरीके से पोर्तुगीज को रेसिस्ट किया था यानी कि रोका था? तो कौन थी रानी अब्बक्का? वन हमको पता है, उल्लल, यानी कि जो आज का कर्नाटक वाला पार्ट है वहां पे ये राज करती थी, उस पोर्ट के आसपास, वहां पे इनका राज था। पोर्तुगीज ने बहुत टाइम 16 सेंचुरी में यानी कि 1501 से लेकर के 1600 तक इस एरिया को कैप्चर करने का बहुत ट्राई किया था, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। उन्होंने क्या किया था, अलायंसेस फॉर्म करे थे, गठबंधन फॉर्म किए थे आसपास की के लोकल रूलर्स के साथ और उनको मिलकर हराया भी था। उसके हम सब मतलब सबके साथ मिल गए और मिलकर पोर्तुगीज को हरा दिया बेसिकली। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहते हैं व्हेन डिड डच केम टू इंडिया एंड व्हाई? आखिर डच इंडिया क्यों आए थे? भैया देखो, डच आए थे आपके अर्ली 17 सेंचुरी के आसपास, यानी कि 1601 से लेकर के 1700 तक ये आए थे और इनका जो मेनली फोकस था वो ट्रेड पे था, स्पेशली खासकर मसालों में काफी उनका ट्रेड चलता था। अच्छा, ये जो लोग यहाँ पे आए थे ना, वो मेनली ट्रेड करने ही आए थे, इनका खास एज सच कोई मोटिव नहीं था ब्रिटिशर्स की तरह बहुत ज्यादा यहाँ पे राज करने का। जरा बहुत वो ट्राई करते थे लेकिन ब्रिटिशर भी बाद में इन पे कूद गए थे और बाद में बैटल ऑफ कोलाशल जब हुआ था तो हमारे मार्तांडा वर्मा भी इन पे कूद गए थे, तो ये कुछ एज सच कर नहीं पाए थे, बाद में यहाँ से बहुत जल्दी ही चले गए थे। मतलब बेसिकली इनका मेन मोटिव यहाँ पे ट्रेड करना ही था, ये एज सच रूल वगैरह नहीं कर पाए थे। कहते हैं उन्होंने भी अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप करी थी सूरत में, भरूच, कोस्ट, नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम, इन सब कोस्ट पे करी थी।
ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहते हैं व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ डच पावर इन इंडिया, कि डच पावर कैसे यहाँ पर खत्म हुई। एज आई टोल्ड यू, जो हमारे मार्तांडा वर्मा जो बेसिकली किंग थे ट्रांवैकोर के, जो कर्नाटक वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है उसके, केरला के आसपास वाला, वहां पे कहते हैं बैटल ऑफ कलाशन हुआ था 1741 में, जहां पर ये हार गए थे डच, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके इनकी पावर जो है वो काफी रिड्यूस हो गई थी, डिक्लाइन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग पोस्ट, क्या होती है। बताया था मैंने, सेटलमेंट होती है एक प्रकार की, जो कि ट्रेडर्स वगैरह करते हैं, जहां पर वो आराम से बाय कर सके, सेल कर सके, जो भी सामान है, जो सब कुछ यहाँ पर है, तो गुड्स वगैरह को अपने स्टोर भी कर सके। और बेसिकली कहते हैं इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के आसपास ये काफी सेटअप होता है, मिनी बेस होता है ट्रेड करने का दूसरी कंट्री में, कि यहाँ से हम लोग आराम से ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से हम लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं और अपना वेयर हाउस के रूप में काम कर रहा है ये, जहाँ पे आसपास लोग भी रह रहे हैं और यहाँ पे काम भी चल रहा है। अपना सामान जो भी गुड्स है हमारे पास, हम सब कुछ यहाँ पे स्टोर करते हैं, और क्योंकि पोर्ट के आसपास होता है ये, तो यहाँ से आराम से हम अपना एक्सपोर्ट भी सामान को कर देते हैं। ठीक है जी। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ, अच्छा अभी तो बताया, ये रिपीट हो गया क्या। ओके, इसको हटाओ। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं हु वाज डुप्लेक्स एंड व्हाट वाज हिज मेजर कंट्रीब्यूशन। कहते हैं डुप्लेक्स कौन था और उसका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा था। पता है हमको, गवर्नर जनरल था फ्रेंच इंडिया का, ऊपर हमने टेन्योर भी देखा था, कब से कब तक रहा था। इसने क्या किया था, बेसिकली जो इंडिया के सोल्जर्स थे जिनको इसने सिपॉयस का नाम दिया था, उसको इसने ट्रेन किया था। ठीक है जी। और साथ साथ ये भी कहा था यूज इनडायरेक्ट रूल, मतलब बेसिकली वो ये था, हमने पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर के दौरान, कि इनका मेन काम ही होता था कि पहले ये हमको ट्रेन करेंगे और बाद में हम इनको पेपेट बना के हमसे काम करवाएंगे। ये वाला काम जो इसने भी यहाँ पर किया था। पपेट रूलर्स को, यानी कि जो रूलर्स हैं जिसको इसने खुद बनाया है, उनको सपोर्ट करके बनाया और बाद में उनसे अपना काम निकलवाया, जो मैं कहूंगा तुम वो करोगे क्योंकि तुम मेरी वजह से राजा बन पाए हो। ये वाली चीज इसने काफी करी थी। अच्छा, फिर यहाँ पे कहते हैं व्हाट इवेंट रिड्यूस फ्रेंच पावर इन इंडिया, कि फ्रेंच की पावर धीरे धीरे करके कैसे कम हुई थी। आपको पता है कार्नेटिक वॉर्स हुए थे। कार्नेटिक वॉर्स का मतलब क्या था, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुए थे, वो हुए थे यहाँ पे, जिसकी वजह से फ्रांस का इन्फ्लुएंस काफी कम हो गया धीरे धीरे करके। एक उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पौंडीचेरी बचा और थोड़े बहुत कुछ छोटे मोटे से एनक्लेव्स वगैरह, कॉलोनी वगैरह एरियाज जो उनके पास बचे थे। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं हाउ डिड ब्रिटिश फर्स्ट गेन अ फुट होल्ड इन इंडिया, आखिर ब्रिटिशर्स ने अपना स्टार्टिंग कैसे करी थी इंडिया में, कैसे आए थे, कैसे चीजें करी। तो हमने कहा था भैया ब्रिटिशर जो है इंडिया में आए थे एज ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी बनकर आए थे जिनका मेन मोटिव क्या था, यहाँ पे इंडिया में ट्रेड करना था। और इनको ना एक रॉयल चार्टर मिला था, यानी कि एक डॉक्यूमेंट मिला था अपने यहाँ की क्वीन, जिसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ वन, उससे मिला था, जहां पे उन्होंने उस डॉक्यूमेंट में, उस ऑर्डर में, उस चार्टर में ये कहा था कि तुम जाओ आराम से और ईस्ट में, ब्रिटेन यहाँ पर है, अब यहाँ से मेरा मतलब मैप सोचो, मैप है, ब्रिटेन यहाँ है तो इंडिया इसके ईस्ट में होगा, जाहिर सी बात है कि तुम ईस्ट में जाओ और जाके आराम से ट्रेड करो। एंड इस डॉक्यूमेंट में मैं तुमको ये ऑर्डर दे रही हूँ ट्रेड करने के लिए, और साथ साथ ये भी कह रही हूँ कि इंग्लैंड से या ब्रिटेन से मतलब कोई और कंपनी तुम्हारे साथ ट्रेड करने के लिए या कंपटीशन करने के लिए इंडिया में नहीं आएगी। ये उस डॉक्यूमेंट में था। ये नहीं था कि यूरोप से कोई नहीं आएगी, ये था कि ब्रिटेन से कोई नहीं आएगी। अब यूरोप में तो भैया आपका फ्रांस भी है, पोर्तुगल भी है, स्पेन भी है, सब है, डच, डेन सब है, लेकिन इंग्लैंड से यानी कि ब्रिटेन से कोई और नहीं आएगी। इस वाली बात को इसने यहाँ पे कहा था। जब वो लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे आके अपनी ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह स्टैब्लिश करी, सूरत में करी, मद्रास में करी, बॉम्बे, कलकत्ता, हर जगह करी। हालांकि अभी ये बात हो रही है कि बॉम्बे का नाम आई थिंक वो है कि कहीं पे है एक और चीज, तो उसका भी ध्यान था कि उसका भी नाम चेंज कर दो। कुछ चीज ऐसी हो रही है, बताऊंगी मैं। अच्छा, कहते हैं सीन्स दे अपीयर्ड हार्मलेस लोकल। अच्छा, जब ये आए थे, जाहिर सी बात है भैया ट्रेड करने के लिए सब आ रहे हैं, उनसे पहले पोर्तुगीज भी तो आ चुके थे ना, तो उनको ये था ये भी आए हैं, कोई बात नहीं, आराम से रहो यहाँ पे आके, क्या टेंशन, क्या दिक्कत, समस्या वाली कोई बात ही नहीं है। हालांकि उस टाइम पे मैं कहूंगी थोड़े से इंडियंस या तो कहो नेशन की भावना नहीं थी हमारे अंदर, उन लोगों के अंदर, तो वो उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया इतना, या आई डोंट नो व्हाट, लेकिन जब उनको ये दिख रहा था कि कुछ नुकसान शायद ये लोग पहुंचा सकते हैं क्योंकि पोर्तुगीज पहुंचा चुके थे, तो इनको आने नहीं देना था, लेकिन ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज मेंट बाय द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये आपको बताने की नीड भी नहीं है शायद। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्या कहती है कि बेसिकली जो इंडिया के जो लोकल रूलर्स हैं उनके बीच में आपस में लड़ाई करवाओ और उसके बाद एक साइड को सपोर्ट कर दो,
ताकि दूसरी साइड खुद ही हार जाएगी और तुमने जिसको सपोर्ट करा है उसको बनाओ रूलर और वो बन गया तुम्हारा पपेट रूलर, क्योंकि तुमने उसको बनाया है उसकी हेल्प करके। अब तुम जो कहोगे अपने अकॉर्डिंग उससे काम करवाओ। एंड दैट वाज व्हाट इंडिया पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल की। पहले डिवाइड करो दो लोकल पावर्स को, एक की हेल्प कर दो और क्या करो, जिसकी हेल्प करिए वो बन गया रूलर। अब तुम उसकी हेल्प से उसको पपेट रूलर बनाकर अपने आप राज करो। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 था व्हाट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या था कि अगर कोई भी राजा या रानी बैठे हुए हैं जो कि राजगद्दी संभाल रहे हैं और उनका कोई नेचुरल यानी कि खुद का मेल नॉट फीमेल मेल हायर ना हो तो वो किसी अडॉप्टेड बच्चे को, चाहे वो लड़का हो, मेल हो या फीमेल हो, वहां पे राज करने नहीं दे सकते, वो अलाउड नहीं है। मतलब बेसिकली पॉलिसी के अगेंस्ट है, वो नहीं है। तो इससे बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जो कि बेसिकली जिन पे राज हो सकता था, हो रहा था अडॉप्टेड चाइल्ड के द्वारा, वो ब्रिटिशर्स ने अनेक्स कर लिए थे क्योंकि उनका कोई नेचुरल खुद का उसका कोई मेल यानी कि लड़का हेयर नहीं था और इससे बहुत गुस्सा हुए थे लोग बाग। हालांकि क्वेश्चन नंबर 19 सब्सिडी अलायंस क्या था, पहले ही बता चुकी हूँ। इंडिया के रूलर के कोर्ट में एक ब्रिटिश का रेजिडेंट रख दिया जाएगा ताकि थ्रेट वगैरह से बचाने के लिए, और इसके बदले में जो इंडिया है वो ब्रिटिशर्स के जो ब्रिटिश के ट्रूप्स है, जो उनकी आर्मी है, उनको अपने एक्सपेंस से अपने पैसों से मेंटेन करेगी और साथ ही साथ किसी भी फॉरेन मतलब ब्रिटेन के अलावा किसी भी और फॉरेन कंपनी के साथ कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेगी। ये वाली बात भी यहाँ पर काफी थी, तो काफी दिक्कत यहाँ पे हो गई थी। अच्छा, मैंने यहाँ बाद में एक लाइन लिखी थी कि ये तीनों ही पॉलिसीज ने ब्रिटिशर्स के एम्पायर को एक्सटेंड करने में काफी हेल्प करी थी। डिवाइडेड रूल ने, सब्सिडी अलायंस ने और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने, तीनों ही पॉलिसीज ने बहुत हेल्प करी थी ब्रिटिशर्स को अपनी पावर को बहुत बड़े एरियाज तक एक्सपैंड करने में और बहुत बड़ा एक्सपैंड करने में बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाई वाज बंगाल कॉल्ड पैराडाइज ऑफ द अर्थ बाय क्लाइव। जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने बंगाल को ये क्यों कहा था कि भैया वो धरती का, अर्थ का हेवन है, पैराडाइज है, जन्नत है, क्योंकि हमको पता है बंगाल पहली बात तो बहुत बड़ा एरिया था उस समय का। बंगाल यानी कि आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों ही पास वाला एरिया है। अच्छा, प्लस यहाँ पे क्या था, वहां पर बहुत ज्यादा बढ़िया लैंड था, तो बहुत बढ़िया वहां पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता था, काफी फर्टाइल लैंड था, तो काफी वेल्दियस्ट रीजन था जहां से बहुत पैसा उन लोगों को मिलता था। ठीक है, तभी जो ऐसा कर पाते हैं कि ब्रिटिशर जो है उनके पास बहुत पैसा आ पाया था। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे कही गई थी, आगे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटेन में इतना जल्दी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था ना, जो कि अभी कहीं नहीं आया था। ब्रिटेन में कब आ गया था, ब्रिटेन में आ गया था 1760 के बाद, लेकिन जो बाकी रेस्ट ऑफ यूरोप था उसके अंदर आया था 1820 के बाद। तो बेसिकली ये 50 से 60 साल का अंतर आया था, इतना पहले आ गया था ब्रिटेन में। तो ये कहा गया था स्टडीज के अकॉर्डिंग, हिस्टोरियंस ने ही कहा था यहाँ पर कि अगर इंडिया के पैसे ये लोग नहीं लेके गए होते ना तो इनके यहाँ भी अभी भी नहीं आ पाता। इंडिया से बहुत बड़ा इनको बेनिफिट मिल गया था पैसों का बेसिकली। अच्छा, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 21, वो फेमीन की बात कर रहे हैं, भुखमरी की बात कर रहे हैं अब। कहते हैं 21 क्वेश्चन में व्हाट मेड द 1770 या 1772 की जो बंगाल की फेमीन थी उसको इतना सिवियर किसने बनाया था, कैसे बनी थी वो इतनी। तो कहते हैं फेमीन जो है वो इसलिए बनी थी क्योंकि क्रॉप फेल हुई थी, 2 सालों से बार बार क्रॉप फेल हो रही थी। प्लस यहाँ पे जो बदतमीज से कंपनी वाले थे उन्होंने बहुत हैवी टैक्सेस लोगों पे इम्पोज कर रखे थे फार्मर्स पे कि नो मैटर तुम्हारी क्रॉप कितनी है, लेकिन अगर तुम्हारे पास सर्टेन पीस ऑफ लैंड है, तुम्हारी क्रॉप अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो ये सर्टेन अमाउंट जो है एज मनी, एज टैक्स के रूप में, पैसे के रूप में चाहिए ही चाहिए। तो उन लोगों का बार बार यहाँ पे बहुत नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत से लोग यहाँ पे, लाखों मिलियंस ऑफ लोगों की यहाँ पे डेथ भी हो गई थी। तो हमने कहा था रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से और क्रॉप फेलियर की वजह से, दोनों ही चीजें यहाँ पर हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट वाज लॉर्ड लिटन्स एटीट्यूड ड्यूरिंग द ग्रेट फैमिन। जब हमने ये देखा था कि जब ये भुखमरी आई थी, इवन जो ग्रेट फैमिन 1876 की भी आई थी, जो कि आपके और नीचे वाले एरिया, मद्रास वाले एरिया में हुई थी, यहाँ पर भी क्या हुआ था भैया, लिटन तो भैया अलग ही सस्ते, पता नहीं क्या क्या बोलो, लिटन अलग ही उसमें था। लिटन ने पता है क्या किया था, आपको याद होगा कि एक तो उसने कहा कि भैया मैं अपना कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, जो टैक्सेस डिसाइड है, जो पैसा डिसाइड है वो तुमको देना ही होगा, मैं इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता, मार्केट में क्या चल रहा है मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर खाने का प्राइस बढ़ रहा है तो मैं कम नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। इवन उसने ऐसी कंडीशन में जहां पर लोगों के पास
क्रॉप नहीं है, क्रॉप फेल हो गई है 2 सालों से, उनके पास देने के लिए पैसा नहीं है, और जो रही बची क्रॉप है, हमने पढ़ा था कैसे वो जो लोग थे वो इंडिया से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमने ये भी देखा था बुक में। इस सब के बावजूद भी लिटन ने एक दरबार रखवाया था, बहुत सारे लोगों का दरबार रखवाया था, यहाँ पे फेस्ट था, बेसिकली फंक्शन काइंड ऑफ किया था, जहाँ पे उन सबको भरने के लिए बुलवाया था फ्रॉम यूरोप। ठीक है जी, दैट वाज द हार्श रियलिटी ऑफ द ब्रिटिश रूल काइंड ऑफ। ओके, कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हमने ये पढ़ा था, बहुत से इकोनॉमिस्ट ने ये बात कही थी कि ब्रिटेन ने हमारे यहाँ से पैसा सारा का सारा वो लोग अपने यहाँ पे ले गए। आपने देखा वॉशिंग मशीन में पानी जब ड्रेन होता है तो मतलब क्या, पानी निकल गया वहां से, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है वेल्थ निकल गई वहां से। इंडिया से वेल्थ का निकल जाना का मतलब है कॉलोनियल्स का यहाँ पर जब आए थे तब की बात ये चीज करी जा रही है, बिकॉज उस टाइम पे ये हुआ था कि इंडिया के बहुत सारा पैसा, इंडिया के बहुत सारे रिसोर्सेज इंडिया से बाहर चले गए थे, जो कि ब्रिटिशर्स अपने यहाँ पे ले गए थे, चाहे वो टैक्सेस के थ्रू लेके गए हो, चाहे पॉलिसीज के थ्रू लेके गए हो, चाहे जो उन्होंने हमारे पैसों से रेलवे बनाई, हमारे पैसों से वॉर लड़े, हमारे पैसों से टेलीग्राफ बनाया, हमारे ही पैसों से सारी सर्विसेज के लिए हमसे ही चार्ज करा, सब कुछ करा, तो सबके थ्रू क्या था, पैसा जो है यहाँ से वहां भटकता हुआ चला गया। अच्छा, कहते हैं व्हाट डिड दादा भाई नौरोजी हाईलाइट, उन्होंने एक मैंने कहा था ना, उन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो कहते हैं उसमें उन्होंने क्या हाईलाइट किया था, हम कहते हैं कि उसमें उन्होंने ये बताया था कि ब्रिटिश जो है भैया कितना पैसा हमारे यहाँ से लेके जा रहे थे। उन्होंने ये बताया था कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से पैसा ले गए, इसलिए आज हम लोग इतने गरीब हैं, वरना हम लोग नहीं होते, ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई थी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वर इंडियाज ट्रेडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिफोर ब्रिटिश रूल। हमने कहा था कि इंडिया के कुछ अपने एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले। दैट वाज मदरसा फॉर द मुस्लिम्स वन, पाठशालास फॉर द हिंदू वन, एंड विहारास फॉर द जैन्स वन, जैन्स बुद्धिस्ट वगैरह के लिए, हालांकि ये डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत था। और अप्रेंटिसशिप सिस्टम भी थे, यानी कि इंटर्नशिप प्रोग्राम वगैरह ये सब थे, जो कि किसी पर्सन की प्रैक्टिकल स्किल्स पे काम करते थे, सबको कल्चरल वैल्यू सिखाते थे, और आसपास के इन्वायरमेंट की, आसपास के लोगों की लोकल नॉलेज यानी कि वो प्रोवाइड करा करते थे। ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स का वो मकौले का आया ना, ये वाला माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 की जो रिपोर्ट आई थी, जिसमें उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, इसके बाद से उन्होंने क्या कहा था, भैया ये यूरोप की जो नॉलेज है वो बहुत सुपीरियर है इंडिया की लर्निंग से, और इसलिए वो हमारे इंडिया में अपनी वेस्टर्न एजुकेशन लेके आना चाहता है। ये मकौले ने इसमें कहा भी था। या क्वेश्चन एक और हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं व्हाट डिड मकौले मीन बाय क्रिएटिंग पीपल। जो मकौले ने स्टेटमेंट दी थी ना कि मुझे ऐसे लोग बनाने हैं जो कि ब्लड में और कलर में इंडियन हो बेशक, लेकिन इंग्लिश के हो, टेस्ट में और मोरल्स में, यानी कि दिमाग में, परसेप्शन में, व्यूज में, ओपिनियंस में वो इंग्लिश के हो, ब्रिटिशर्स हो। तो उसने इसलिए कहा था भैया, क्या मतलब बेसिकली क्या मतलब था उसका, जाहिर सी बात है उसका मतलब बस इतना ही था कि उसको ऐसे इंडियंस चाहिए जो कि दिखने में इंडिया के हो, लेकिन दिमाग उनमें ब्रिटिशर्स वाला हो। ये बात मैं पहले ही कह चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई वर ट्राइबल कम्युनिटीज अनहैप्पी विद द ब्रिटिश रूल। कि आखिर ट्राइबल कम्युनिटीज को, उन लोगों ने भी, हमने कहा कोल अपराइजिंग, संथल्स वगैरह, इन लोगों ने भी अपोज किया था इनके रूल को। तो क्यों किया था? क्योंकि भैया ट्राइबल्स का शुरुआत से ही अधिकार रहा है आदिवासियों का कि फॉरेस्ट में, पहली बात तो वो लोग फॉरेस्ट की रक्षा भी करते हैं। आप लोगों को चिपको मूवमेंट 1973 याद है, ठीक है, वो भी ये लोग वो भी ये लोग करते हैं। साथ साथ प्रोटेक्शन के साथ साथ जो भी फॉरेस्ट से उनको मिलता है, चाहे थोड़ी बहुत लकड़ी यानी कि टिम्बर, और जो बाकी नॉन टिम्बर प्रोड्यूस है, उनसे उनको फूड मिल रहा है, उनको फल मिल रहे हैं, उनको फूल मिल रहे हैं, वो सब वो लोग उनसे लेते भी थे, तो उसकी रक्षा भी कर रहे हैं फॉरेस्ट के, उससे थोड़ा बहुत सामान ले भी रहे अपनी जीवन शैली चलाने के लिए। तो कहा उनसे ये जो अधिकार था उनका, जो बहुत पहले से उनको ट्रेडिशनल अधिकार मिला हुआ है, ये उनसे ब्रिटिशर्स ने आके उनका छीन लिया था, और उनके उस लैंड से उनको बाहर निकाल दिया, और उनके उस लैंड को उसने किसी और को बेच भी दिया था।
ये चीज वो लोग यहाँ पर कर रहे थे, और जिससे उन ट्राइबल्स को उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स का नाम यहाँ पर दे दिया था, उन पे बहुत टैक्सेस लगा भी दिए थे, इसलिए यहाँ पर वो लोग काफी नाखुश थे उनसे। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाई डिड पीजेंट्स सफर इवन विदाउट फेमीन्स अंडर ब्रिटिश रूल? हमने ये तो देखा था अभी कि आखिर ब्रिटिश रूल के अंदर फेमीन्स कैसे आ रही थी, बिकॉज क्रॉप फेलियर फेलियर हो गई थी, और प्लस हाई रेवेन्यू बहुत ज्यादा कलेक्शन था, इसलिए यहाँ पर हो रही थी। प्लस अगर बट अगर फेमीन नहीं भी है, भुखमरी नहीं भी है, तब भी आखिर पीजेंट सफर क्यों कर रहे थे? इसका बहुत सिंपल सा रीजन होगा यहाँ पर, ये रेवेन्यू कलेक्शन वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन बहुत हाई था, अगर वो लोग पे नहीं कर पाते थे, क्योंकि देखो वो रेवेन्यू कलेक्शन जो आपका फिक्स्ड है, आपकी चाहे 1000 किलो सामान प्रोड्यूस कर रहे हो आप, और चाहे आप 10 किलो सामान प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको 1000 रुपए सरकार को देने ही देने, सरकार मतलब उन ब्रिटिशर्स को बेसिकली, उनको देने ही देने, चाहे आपके पास है या नहीं। अब सोचो उस टाइम पे 10 किलो तो बहुत दूर की बात है, उस टाइम पे नेगेटिव में वो लोग जा रहे हैं सालों से, उनके पास अपने खाने के लिए सामान बचे नहीं है, तो वो क्या करेंगे भैया? लैंडलॉर्ड से, मनी लेंडर से, मिडलमैन से पैसे लेकर वो उनको दे रहे थे, उनके पास उनके ऊपर कर्जा और चढ़ता जा रहा था, तो बाद में कई लोग मर जा रहे थे भुखमरी के कारण, मतलब बहुत चीजें इस प्रकार की हो रही थी। अच्छा, कहते हैं व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ इंडिगो रिवोल्ट? ये बताया था मैंने अभी पहले ही आपको, इसका मतलब क्यों हुआ था इंडिगो रिवोल्ट? क्योंकि जो इंडिगो प्लांट, जो यूरोपियन के प्लांटर्स थे, वो पीजेंट्स को इंडिगो ग्रो करने के लिए कह रहे थे, फोर्स कर रहे थे उनको, हालांकि वो लोग मना कर रहे थे कि भैया हमें तो फूड क्रॉप्स ही ग्रो करनी है, बाजरा, आटा, चावल, ये सब गेहूं, हमें ये ग्रो करना है, लेकिन वो लोग मना कर रहे थे, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। अब आपके यहाँ पे आते हैं, व्हाट वाज वेल्लोर म्यूटिनी? आई होप आप लोगों को याद होगा वेल्लोर म्यूटिनी का मतलब क्या था। ये आपके सिपॉय अपराइजिंग का काफी शुरुआती दौर था, ये जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था, और बेसिकली ये म्यूटिनी का मतलब क्या होता है? मारधाड़, ठीक है, और सिपॉय का मतलब सिपाहियों ने करा है वो, इस तरीके से। तो सिपाहियों के द्वारा जब ये म्यूटिनी करी गई, तो क्या मारधाड़ काइंड ऑफ ये सब चीजें हुई, तो कहते हैं कि तब शुरू हुआ था वेल्लोर वाला पार्ट। ये म्यूटिनी तब हुई थी बेसिकली कि जब जो नए वाले, जो ब्रिटिशर्स के बेसिकली लॉज आए थे ना, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, नए यूनिफॉर्म के रूल्स लेकर आए थे वो, कि कोई भी हिंदू जो है वो टीका नहीं लगाएगा, कोई मुस्लिम जो है वो अपनी पगड़ी नहीं, अपना वो नहीं पहनेगा, बेसिकली जो उनका होता है। तो ये मना किया था इन सब चीजों के लिए, कि जो भी उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो नहीं करोगे आप। जो मुस्लिम है वो अपनी बियर्ड्स को शेव करा लेंगे, जो कि वो लोग नहीं कराते हैं, तो मतलब ये चीज था। और जो हम हिंदू टीका लगाते हैं, कोई मार्क लगाते हैं, अपने वो बनाते हैं तीन महादेव वाला, तो वो मना था मतलब उन सब चीजों के लिए। उसकी वजह से लोग बाग बहुत गुस्सा हुए थे, कि क्योंकि इंडियंस को ना ये चीज ब्रिटिशर्स को पता चल गई थी 1857 के रिवोल्ट के बाद, कि इंडियंस को सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन अपने रिलीजन के ऊपर आती हुई कोई भी चीज उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। और इसलिए इसके बाद जब आप ये पॉइंट पढ़ोगे आप 1857 के रिवोल्ट वाला, इसके बाद तो भैया इन्होंने मतलब इंडियंस को हर प्रकार से परेशान किया, लेकिन रिलीजन में कोई छेड़छाड़ नहीं करी। इनको पता है कि यहाँ पे बिदक जाएंगे, यहाँ पे ये हमें छोड़ेंगे नहीं, फिर तो उन्होंने वो वाला काम कभी नहीं करा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट क्वेश्चन देखो, इसकी बात करेंगे कि आखिर ब्रिटिश, अच्छा ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ऊपर था, लेकिन बाद में ये मैंने एमसीक्यू से हटाकर यहाँ पे मेंशन करा, इसलिए काफी नीचे हो गया। ब्रिटिशर्स ने रेलवेज क्यों बनवाई थी? आपको पता है, उनका रेलवे बनवाने का मेन मोटिव ये नहीं था कि उन्हें इंडियंस की हेल्प करनी है, अगर रेलवे बनवा दी है तो नहीं, उनका मोटिव ये था, दो मोटिव थे बेसिकली। एक तो जहां पे सामान प्रोड्यूस हो रहा है, जहां पे वो सामान बन रहा है, वहां से उनको पोर्ट्स तक लेके आना, वो रेलवेज के थ्रू कर रहे थे ताकि पोर्ट्स तक आ जाएगा, और आराम से फिर पोर्ट से जो है शिप में लोड होके आराम से इंग्लैंड तक पहुंच जाएगा। एक तो उनका ये वाला काम था कि जो भी सामान अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको बाहर तक लेके आना, पोर्ट तक, इसके लिए रेलवे था। प्लस अगर कभी एकदम से हमें दौरे पड़ गए और हम पे किसी ने अटैक कर दिया है, या अगर हमारे दौरों की वजह से हमने किसी और को अटैक कर दिया है, तो एकदम से अपनी मिलिट्री को, अपने आर्मी के लोगों को अंदर से कैसे बुलाएंगे? भागकर आएंगे? नहीं ना, ये घुड़सवार बन के आएंगे? नहीं, रेलवे के थ्रू फटाफट से बुलाएंगे उनको। इसलिए उन लोगों ने ये चीज करा था, इंडियंस की हेल्प करने का इनका कोई भी पर्पस नहीं था। इस वाली भूल में कतई मत रहना। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चा आप लोगों का। एक्सप्लेन हाउ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी। अब पता है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आपको पढ़ के लगेगा मैम ऊपर बता दो, ये कितनी बार बताओगे, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे जो कि मैं डाल ही दूं, ताकि आप लोगों के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शायद इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके काम ही आएगा। ओके, कहते हैं यूरोप का जो कॉलोनियलिज्म था वो जैसे स्प्रेड हुआ धीरे धीरे करके, आपको वो बताना है कि वो कैसे कैसे हुआ था।
ओके, देखो यूरोप का, अच्छा, इन क्वेश्चंस में आपका थोड़ा बहुत चैप्टर भी डिवाइज हो जाएगा, तो जरा इनको भी ध्यान से सुन लेना। आई नो वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो जाएगी, जो कि मैं अक्सर नहीं चाहती हूँ, बट आई डोंट हैव सेकंड ऑप्शन, बिकॉज मुझे आपको ये कराना है, बहुत डिमांड थी आप लोगों की, इसलिए फटाफट से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई थी आज। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक बात करूँ, क्योंकि हर वीडियो में ना मेरा बड़ा मन करता है कि मैं आप लोगों से कुछ ना कुछ शेयर कर ही दूं। मतलब मैं एक तो ये सोच रही थी कुछ, कि कुछ न्यू इनिशिएटिव एक तो आप लोगों के लिए लेकर आने का, तो बस मुझे इस टाइम यही दिखा। मतलब मेरे को नहीं पता कि मेरी बातें कौन कौन सुनना चाहता है बच्चा, कौन कौन नहीं सुनना चाहते हैं। तो अगर मैं कोई ऐसा चैनल लेकर आऊं जहां पे मैं अपने बारे में बताऊं, या अपनी चीजें शेयर करूं, या अपना लाइफस्टाइल दिखाऊं, या शॉर्ट्स अपलोड करूं, इस प्रकार की बातें आप लोगों से करूं, आई डोंट नो कि आप बच्चे ऐसा चाहोगे कि मैं ऐसा कुछ लाऊं आप लोगों के लिए। अगर हाँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में ऐसा कुछ बता सकते हो। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम जो मैंने बता रखा है, मेरी प्रोफाइल प्रगति अग्रवाल ऑफिशियल, वहां पे एक बार फॉलो करके देख सकते हो कि मैं कैसा कंटेंट आजकल बना रही हूँ। बेसिकली बिकॉज ना मुझे आपसे बातें करने का बहुत मन करता है लोगों से, तो मैंने वो चीज शुरू करी है अभी 3-4 दिन पहले से ही। आप लोग एक बार चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर यूट्यूब पे आप लोग चाहते हो कि हाँ मैं ऐसा कुछ लेकर आऊं जहाँ पे मैं आप लोगों से बातें करा करूं, आई रियली वांट टू नो कि हाँ आप लोग या बाकी बच्चे मतलब काइंड ऑफ मतलब सुनना चाहोगे इस प्रकार का या नहीं। बिकॉज आप लोगों को पता है कि इन अकेडमी मैंने कुछ टाइम पहले ही क्विट करा है अभी। एंड जब से मैंने वो क्विट करा है, मैं बस कुछ बच्चों का ये था कि मैम पीडब्ल्यू ज्वाइन कर लो, उस वाली वीडियो के नीचे कमेंट था, और कुछ डीएम वगैरह भी थे एक आधा, कि मैम पीडब्ल्यू ज्वाइन कर लो, आप पीडब्ल्यू ज्वाइन कर लो, वहां पे काफी अच्छा रहेगा एक्सेट्रा। बट अभी तो यार देखो भैया, गॉड्स प्लान, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। प्लस नजर ना मतलब बहुत रियल है, मतलब मैं उसके बारे में तो क्या ही कहूँ, वो इतनी रियल है। और तीसरी बात ये कि वहां से आने के बाद ना मुझे सच में नहीं पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। एंड मैं कई बार इतना मतलब ऐसे खोई खोई हो जाती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। इसलिए वीडियो थोड़ी सी आने में टाइम भी लग रहा है शायद, 2 दिन 3 दिन में वीडियोस, 1-2 दिन में डिले भी हो रहा है वीडियोस का आने में। बिकॉज या तो एक और मोटिवेशन नहीं आ रहा, वो वाले व्यूज नहीं आ रहे हैं, ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ चीज इस प्रकार की हो रही है कि मुझे ना अंदर से मोटिवेशन वो चीज आ नहीं रही है कि हमें करना ही करना है जी मुझे। तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है इस टाइम पे क्या हो रहा है। तो मतलब मेरे को नहीं पता सच में कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है। इफ सुनना है आपको, जानना है कुछ, चाहते हो सुनना इस प्रकार की चीजें का, तो इंस्टाग्राम पे मेरे को बता दो, या कमेंट में बता दो, या मतलब कुछ भी, या इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करोगे, या फिर यहाँ पे एक नया मैं कुछ स्टार्ट करूँ, मतलब क्या चीजें करूँ, ये मुझे सच में पता ही नहीं है। मतलब इफ यू हैव समथिंग टेल मी, बिकॉज किसी भी पर्सन से सीखने की कोई एज नहीं होती है अकॉर्डिंग टू मी। मतलब आप बच्चे हो चाहे से, चाहे बड़े हो, आई डोंट नो, मतलब वाली वीडियो देख रहे हो तो बच्चे ही होंगे, लेकिन आप लोगों के पास भी कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है, लाइंस जो कि आप लोग मुझे कहते हो। अब मुझे ना उन गर्ल का नाम नहीं पता, जो कि कई बार ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं मेरे वीडियोस के नीचे, कुछ भारती करके पीछे उनका नाम लगता है, बट आगे क्या है, एस सुहाना भारती, कि मुझे प्रॉपर नाम नहीं आता उनका, बट शायद से ऐसा ही कुछ है। तो कुछ इस प्रकार की कुछ लड़कियां हैं, 2-3 और 4-5, जो इस प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बड़े बड़े कमेंट्स करती है। तो काफी अच्छा लगता है मेरे को, आप लोगों से बहुत मोटिवेशन आता है, विश्वास मानो या ना मानो, मतलब बहुत मोटिवेशन आता है। कई बार मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर पाती, बिकॉज मुझे नहीं पता क्या हो रहा है इस टाइम पे। मैं कई बार ऐसे होती हूँ, हाँ ठीक है अभी कर दूंगी, देखकर अच्छा लग जाता है, लेकिन रिप्लाई करने का मन ही नहीं करता अंदर से, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। तो आई डोंट नो, मुझे आपसे कुछ चीज शेयर करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया आपका 3 मिनट का। लेकिन ठीक है, आई एम सॉरी अगर टाइम वेस्ट हुआ हो तो। आप इसको आगे भी कर सकते थे, मतलब या कर दो, ठीक है। बट मतलब यही था जो मुझे हल्का सा आप लोगों से कुछ कहना था शायद, या बताना था आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहते हैं यूरोपियन जो कॉलोनियलिज्म आया था, वो हमको पता है भैया 15 सेंचुरी से शुरू हो गया था। हमें पता है स्पेन, पोर्तुगल, ब्रिटेन, फ्रांस, नेदरलैंड जैसी कुछ कंट्रीज थी जो कि वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाह रही थी, और उसकी तलाश में उन्होंने बहुत अलग अलग जगहों पे, एशिया, अफ्रीका, हर जगहों पे जाके, अमेरिका वगैरह में उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी। और उसमें से ये जो एक कॉलोनी थी वो इंडिया में भी वो लोग आए थे, उन लोगों ने बनाई थी। कहते हैं बहुत बड़े बड़े रीजन्स उन लोगों ने स्टैब्लिश करे थे, लोगों को मार कर करे या उनको गुलाम बना कर करे, कैसे भी करे। एनस्लेव का मतलब होता है गुलाम बनाना, नेटिव का मतलब होता है जो वहां पे रह रहे हैं लोग उनको। तो उनका एक्सपेंशन जो है पॉलिटिकल कंपटीशन से हुआ था बेसिकली, बिकॉज जो यूरोपियन पावर्स थी वो आपस में पॉलिटिकली इकोनॉमिकली कंपटीशन कर रही थी, किसके पास जो ज्यादा लोग आ पाएंगे, किसके पास ज्यादा रिसोर्सेज आ पाएंगे, बेसिकली उनका आपस में ये चीज चल रही थी। तो अगर आप इसको यहां से लेकर के यहां तक भी लिख दोगे, दैट विल ऑल्सो बी मोर देन इनफ हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन कॉलोनाइज्ड कंट्रीज? यानी कि जिन कंट्रीज को कॉलोनाइज करा गया उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इस चीज का, जाहिर सी बात है उन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इस चीज का। जब ये कॉलोनाइजर्स आए थे उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारी कंट्री में प्रोग्रेस लाने के लिए आए हैं, लेकिन ये सच जो है बिल्कुल अलग था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो लोग यहाँ पर आए थे और उनके आने के बाद हम लोगों ने अपनी आजादी खो दी। हम लोगों के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उन सब का एक्सप्लॉइटेशन हो कर दिया गया था इन कॉलोनाइजर्स के द्वारा। हमारी लाइफस्टाइल जो कि बहुत पुरानी चलती आ रही थी, हमारा जो कल्चर था, हमारी कल्चरल वैल्यूज थी, वो सब नष्ट कर दी गई और उनकी बकवास थी कल्चरल वैल्यूज, या जो हम कहते हैं आज तक भी जो उनका वेस्टर्न कल्चर है वो यहाँ पर इम्पोज हो चुका है। उसको आप देखते भी हो बहुत सी जगहों पर। आई रियली डोंट वांट टू मिसगाइड यू, आई डोंट वांट टू डिग्रेड, कहते हैं मतलब ऐसा मैं कुछ नहीं बोलना, आई डोंट वांट टू यूज डेरोगेटरी टर्म्स कि हाँ कौन क्या कर रहा है या कैसे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन जो मुझे लगता है काफी चेंज आया है। एंड हमें किसी के कपड़ों से वो क्या पहन रही है या वो क्या पहन रहे हैं उससे हम किसी को जज करने वाले कोई नहीं होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टर्न कल्चर का जो प्रभाव हम इंडियंस पे पड़ा है वो काफी बेकार है। मतलब मुझे वो पर्सनली अच्छा नहीं लगता है कि जो हम अपना मतलब आप लोग ड्रेसेस पहनो, शॉर्ट्स पहन रहे हो, कुछ भी, वो कोई मैटर नहीं करता, बहुत अच्छी बात है, आराम से पहनो, लेकिन उसमें आप अपना इंडिया का कल्चर आप खो रहे हो। वो उस चीज से मुझे दुख होता है, मुझे उस चीज से प्रॉब्लम होती है। ड्रेसेस पहनो, शॉर्ट्स पहनो, सब कुछ पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के खाने, किसी के पहनावे से किसी को जज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मम्मी, बहन, कोई कुछ भी पहन रहा हो, ठीक है, लेकिन मतलब किसी की बेसिकली, लेकिन अगर आप उसको अपना कल्चर वहां पे खो रहे हो, आप सिर्फ वेस्टर्न में ही लगे हुए हो, तो मुझे लगता है वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बिकॉज हम उनका कल्चर अपनाते जा रहे हैं, अपना कल्चर खोते जा रहे हैं, लेकिन वहां पे वो लोग हमारा कल्चर अपना रहे हैं। वहां पे वो लोग साड़ियां पहनने लग गए हैं। दैट इज समथिंग जो मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि यार देखो वो लोग हमारा कर रहे हैं और हम लोग अपने भूल के उनका कर रहे हैं। तो मतलब मेरा अपना पर्सपेक्टिव था, आई एम सॉरी इफ यू डोंट लाइक इट, ठीक है। तो कहते हैं जो कॉलोनियल एज थी, हालांकि उसमें हमको बताया कि थोड़ी बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हुई है, हम ये जानते हैं, लेकिन हालांकि इसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट था वो किसका हो गया है भैया? कॉलोनाइजर्स का ही गया है। हमारा इस ग्रोथ में कोई फायदा नहीं हुआ है, चाहे हमारे पास टेक्नोलॉजी के नाम पे रेलवे आई हो, चाहे टेलीग्राफ आया हो, चाहे इकोनॉमिक हमारी कितनी भी ग्रोथ हुई हो उस पैसों की वजह से, उस सामान की वजह से, लेकिन उसमें फायदा हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। कहते हैं कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड यूरोपियन एक्सपेंशन? आखिर यूरोपियंस का यहाँ पे आना, एक्सपेंशन करने का क्या रीजन रहा था? तो पहली बात यहाँ पे रहेगा आपका पॉलिटिकल राइवलरी, कि जो यूरोपियंस यहाँ पे, स्पेन भी, पोर्तुगल भी, ब्रिटिशर्स भी, डच भी, ये सब यहाँ पे आए थे। उनका यहाँ पर क्या था भैया? ग्लोबली खुद को डोमिनेट करना है, अपनी पावर को सबसे ऊपर लेके जाना है, उनका एक मोटिव ये था। इकोनॉमिक रूप से वो चाहते थे कि अलग अलग रिसोर्सेज उनको मिले, ट्रेड रूट्स मिले, उनके पास बहुत पैसा आए, कच्चा माल मिले, वो लोग ये चाहते थे। रिलीजियस मोटिव, जैसे कि पोर्तुगीज का हमने देखा था कि अपने रिलीजन को यहाँ पर बहुत एक्सपैंड करना है, कन्वर्जन कराना है, तो वो यहाँ पर वो लोग कर रहे थे। और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी मतलब उनकी ये थी बेसिकली, क्योंकि उनको ये पता था, उन्होंने ये देखा था, सुना था कि इंडिया के पास बहुत कुछ है, बहुत बढ़िया रिसोर्सेज है एक्सेट्रा। तो वो लोग अलग अलग लैंड्स पे जाकर उनके रिसोर्सेज के बारे में जानना समझना चाहते थे। ये आंसर मैंने आप लोगों को अपने नोट्स में भी मेंशन करा रखा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड इंडिया अट्रैक्टेड यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स बिफोर द 16th सेंचुरी? आखिर ये लोग इंडिया में क्यों आए थे? इंडिया में ऐसा क्या था? हमने पढ़ा था कि जब ये लोग इंडिया में आए थे, इन्होंने आते ही इंडिया को ये कहा था कि बहुत बढ़िया है, वेल्दी है, फ्लरिशिंग है, रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, मार्केट्स बहुत बढ़िया है, सब कहा था। इवन बंगाल को तो उन्होंने हेवन कहा था, धरती का। तो इनको पता थी ये सब चीजें कि हमारे पास ये सब चीजें है, ठीक है जी। इंडिया के जो गुड्स थे, स्पाइसेस, कॉटन, हमने देखा ये सब बहुत वैल्यूएबल थे उस वर्ल्ड में, यूरोप वाले वर्ल्ड में। तो ये लोग यहाँ पर आए थे, उनको पता था यहाँ पर सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो इनका इंडिया जो, यानी कि जो इंडिया के जो इकोनॉमिक पैसों को लेकर जो प्रोस्पेरिटी थी बहुत बढ़िया यहाँ पर था, सब कुछ वेल्थ बहुत बढ़िया थी। ये इन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया टारगेट था, इनको अट्रैक्शन था बेसिकली, इनको यहाँ पर लेके आने का। क्वेश्चन नंबर 5, डच और फ्रेंच जब यहाँ पर आए थे तो इनका हमें कंपैरिजन करना है कि कौन यहाँ पे किस तरीके से रहा था, किसने कितना राज करा और किसका कितना इंटरफेरेंस रहा, बेसिकली उसके बेसिस पे हमें इसको जज करना है। कहते हैं डच यहाँ पर आए थे पहले अर्ली 17th सेंचुरी में और फ्रेंच जो है इनके बाद में आए थे।
डच का जो मेन फोकस था वो ट्रेड पर था, खासकर स्पाइसेस यानी कि मसालों पे था। अच्छा, इन्होंने जो इनकी फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट थी, इन्होंने वो दोनों ही कोस्ट पे करी थी। हमने देखा था ईस्ट कोस्ट, नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम, सूरत वगैरह में, इनका हर जगह था। कहते हैं इनकी जो फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट थी वो थी सूरत में, और बाद में हमने कहा था कि जो इनका मेन बेस हो गया था वो हो गया था पौंडीचेरी, जिसका नाम आज चेंज करके पुडुचेरी हो गया है। अच्छा, कहते हैं इन्होंने कुछ समय बाद कुछ एरियाज में पोर्तुगीज को वहां से हटा दिया था और खुद को वहां पे स्टैब्लिश कर लिया था। इनकी पावर जो है डिक्लाइन हो गई थी जब बैटल ऑफ कलाशल हुआ था 1741 में, जब मार्तांडा वर्मा जो थे आपके वहां के किंग, जो किंग थे, उनसे ये हार गए थे केरला के। अच्छा, कहते हैं फ्रेंच का क्या रहा था, डुप्लिक्स का हमने देखा था 1742 समथिंग से इनका टाइम पीरियड चल रहा था। इस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, सिपॉयज यानी कि इंडिया के सोल्जर्स को, जिन्होंने इसको सिपॉय का नाम दिया था, इन्होंने इनको काफी ट्रेन किया था। इंडिया के पॉलिटिक्स में काफी इंटरफेयर भी किया था, लेकिन जब इनके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो कार्नेटिक वॉर्स हुए थे तीन, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के यानी कि, वो यहाँ पर हुए थे, उसमें ये हार गए थे। उसके बाद इनका इन्फ्लुएंस जो है धीरे धीरे करके खत्म हो गया था, कम हो गया था। तो एंड में यहाँ पे चीज इसलिए मेंशन भी करी है कि ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में इनका रोल, इनका इन्फ्लुएंस, इनका बहुत कुछ काफी कम रहा था और बहुत कम समय के लिए भी रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन करो हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी चेंज फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स इन इंडिया। ये शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, चीख चीख के बता चुकी हूँ किस तरीके से हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में आई थी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जहां पे उनकी क्वीन एलिजाबेथ वन ने उनको एक चार्टर भी दिया था, डॉक्यूमेंट दिया था कि हाँ तो हाँ, तुम्हारे अलावा इंडिया में ब्रिटेन से कोई और कंपनी ट्रेड करने के लिए नहीं आएगी, और साथ साथ तुम जो है एक प्राइवेट आर्मी भी रख सकते हो। स्टार्टिंग में जब वो लोग आए थे वो काफी बढ़िया से आराम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडर्स का ही रूप है उनका, आराम से कर रहे हैं। जो कोस्ट के सिटीज है, जो कोस्टल तटी शहर है, वहां पर वो लोग आके रह भी रहे हैं, आराम से सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ग्रेजुअली उन लोगों ने क्या किया था, पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स बनाने शुरू करे थे लोकल रूलर्स के साथ। हालांकि हमने ये भी देखा था कि इनकी कुछ टाइम बाद लोकल रूलर्स से नहीं बनी थी, तो इनको यहाँ से प्रॉब्लम भी, कंफ्लिक्ट भी फेस करने पड़े थे, है ना, मैंने बोला कि वो भी यहाँ पे चीज हुई थी। प्लस जब भी आपस में लोकल रूलर से कन्फ्लिक्ट हुए, इन लोगों ने, मैंने क्या कहा था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी फॉलो करी थी, हमने वो भी देखा था। और देखो यहाँ पे यही लिखा है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करके जब दो रूलर्स के बीच में यहाँ पर वॉर हो रहा है, किसी एक को जो है ये लोग सपोर्ट कर देंगे और ये जो है साथ में मिल जाएंगे, ये वाला हार जाएगा, और ये जो था ये बन गया आपका रूलर बन गया, और बड़े वाला, जहाँ पे दोनों ही एरियाज पे अब यही राज करेगा, और अब ये इनका बन चुका है पपेट रूलर, इसके इनके इशारों पे बेसिकली अब ये राज करेगा। ये भी था। जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में, तब भी कंपनी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे बड़े एरिया पे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कंट्रोल आ गया था। तो बेसिकली धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इन्होंने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया था। दैट वाज द मेन पॉइंट। कहते हैं आपको बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बताना है, उसका इवेंट क्या हुआ, उसका आउटकम क्या हुआ। तो वैसे तो मुझे समझाने की नीड नहीं है, आप लोगों को ये सब चीजें याद भी होनी चाहिए, बट ठीक है, हल्का देख लेते हैं। कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, बंगाल का था ये। तो जो बंगाल का नवाब था उस टाइम पे, उनका नाम था सिराजुद्दौला, उनके बीच में हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का मैं कहूँ चेयरपर्सन या कुछ भी यहाँ पर था, जिनका लीडर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच में बेसिकली ये हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव को ये पता चला था कि उसके अंदर ना, नवाब भी जो वहाँ पे चल रहा है ना कोर्ट, उसके अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, थोड़ा बहुत कुछ कंफ्लिक्ट वगैरह चल रहे हैं, तो टेंशन वगैरह है बंगाल की पॉलिटिक्स में, उनको ये पता चल गया था। उस पॉलिटिक्स का फायदा उठाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का काम ही फायदा उठाना था, उन्होंने फायदा उठाया। और जो क्लाइव था उसने क्या किया, बेसिकली एक प्लान बनाया था कि जो नवाब यानी कि सिराजुद्दौला का जो कमांडर था, जिसका नाम था मीर जफर, उसके साथ मिल जाता है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और ये कहता है कि अगर तुमने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, जैसा मैं कह रहा हूं तुमने वैसा कर दिया, तो मैं तुमको इसकी मौत के बाद मैं तुमको यहाँ का नवाब बना दूंगा। भैया वो खुश हो गया, ओहो मैं नवाब बन जाऊंगा, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जब एक्चुअली बैटल यहाँ पे होता है प्लासी का, क्योंकि वो रॉबर्ट क्लाइव ने बेसिकली अटैक करा, जो भी चीजें हुई, तो मीर जफर ने और नवाब की जो आर्मी थी, बिकॉज ये सब मिले हुए थे क्लाइव के साथ, इन सब लोगों ने लड़ने से कर दिया मना। एट द एंड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, मार दिया, और फिर बना दिया था इसको, आप क्या नाम है, मीर जफर को नवाब बना दिया। अब भैया नवाब तो बना दिया, नवाब ने सोचा कि भैया ये तो मौजी मौज आ गई, मैं तो बन गया नवाब। अरे था बेवकूफ थोड़ा सा,
काफी बेवकूफ था। तो इसको समझ में नहीं आया। हालांकि सिराजुद्दौला को समझ में आ गया कि भैया मेरी जो मौत हो रही है वो बिट्रेयल की वजह से हो रही है। तो कहते हैं कि मीर जफर को याद करा जाता है, जब भी धोखाधड़ी की बात आती है तो मीर जफर का नाम लिया जाता है, लोगों को याद रहता है ये। और खासकर बंगाल के लोगों को तो बहुत ही याद रहता है मीर जफर का नाम। मीर जफर भी कुछ टाइम बाद चला गया था, इसके बाद मीर कासिम बन गया था। उसको भी कुछ खास मजा नहीं आ रहा था, बिकॉज सारे काम ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग करने पड़ रहे थे। तो पहले तो मौज मौज में कर दिया, अब भुगतो। उसके बाद से इनका जो कंट्रोल था वो काफी शुरू हो गया था। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई वर फेमीन सो फ्रीक्वेंटेड डेनली ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स। यानी कि ब्रिटिश का जो रूल चल रहा था उस टाइम पे आए दिन मतलब बार बार ये भुखमरियां क्यों छा रही थी। हमने पहले ही पढ़ा था लैंड रेवेन्यू बहुत हाई था, ये लोग बहुत इनसे पैसा लेते थे, चाहे क्रॉप फेल हो रही है तब भी। फ्री मार्केट पॉलिसी है, ब्रिटिशर जो है वो प्राइसेस को कंट्रोल कर ही नहीं रहे हैं। मतलब उनको दिख रहा है कि डिमांड उस चीज की ज्यादा हो रही है, सप्लाई तो है ही नहीं। ऐसे केस में प्राइस तो भैया बहुत बढ़ रहा है, तो लोग बाग उस सामान को खरीद ही नहीं पा रहे। और तुम एज अ रूलर कह रहे हो कि भैया हम तो इंटरफेयर नहीं करेंगे, सॉरी माफ करना। क्या हो रहा है, मतलब सब गड़बड़ हो रही है। प्लस जो भी खाना हमारा है तुम भूखे अपने यहाँ पर लेकर भी जा रहे हो। मिलियंस ऑफ कहते हैं राइस जो एक्सपोर्ट होता था हर साल, और हमारे पास तो खाना बचता ही नहीं था। इवन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिलीफ कैंप भी नहीं चला रहे हो, बहुत कम खाना हमारे पास है। तो इन सारे ही रीजंस की वजह से क्या था भैया, हमारे यहाँ पे फेमिन्स बार बार बढ़ती जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ अफेक्ट द कंट्री। कि जो इंडिया के वेल्थ का ड्रेन हुआ था उससे कंट्री कैसे इंपैक्ट हुई थी। हमने कहा था कि जो ड्रेन हुआ था ये वेल्थ का, उससे काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़े थे। बहुत सारा जो पैसा था, रिसोर्सेस थे, रेवेन्यूज थे, ये सब हमारे यहाँ से ये लोग लेके चले गए थे भूखे। ठीक है, जो ये पैसा था इसको उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इसका मतलब क्या था, इंडस्ट्रीज को बिल्डअप करना। इसका मतलब क्या है, बिल्डिंग्स को बहुत बड़े बड़े उसको मॉल्स वगैरह को सब कुछ वो बनाना, बहुत बड़े बड़े वॉर लड़ना, सब कुछ यहाँ पे उन्होंने, तुमने हमारे पैसों से करा है तुम लोगों ने, और तुमने हमको ही अंडर डेवलप छोड़ दिया है। तो तुमने हमें सर्विसेज दिए ना, तुम कह रहे हो कि रेलवे टेलीग्राफ बनाए हमने तुम्हारे लिए, तुमने वो भी अपने ही बेनिफिट के लिए बनाए थे, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं करा। एंड एज अ रिजल्ट हम तो जो लोग भैया थे, हम तो गरीब पे गरीब होते रहे। हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम पे कम होता रहा, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तक तुमने कोलैप्स कर दी, गरीबी हमारी बढ़ चुकी थी। ठीक है जी, और कहते हैं अगर ये पैसा इंडिया में रहा होता तो इंडिया बहुत आगे चला गया होता, नहीं जा पाया। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द डिक्लाइन ऑफ इंडिया की इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हालांकि अभी ऊपर बता चुकी हूं कि इंडिया की जो खुद की इंडस्ट्री थी, जो कि हाई क्वालिटी की टेक्सटाइल इंडस्ट्री खासकर थी, उसमें उसका नाश हो गया था। बिकॉज ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बेसिकली उन्होंने इंडिया के सामान पे, टेक्सटाइल्स पे ड्यूटी लगा दी थी कि जो भी इंडिया से टेक्सटाइल्स ब्रिटेन में जाएगी, जो भी सामान वहां जाएगा वो वहां जाकर बहुत महंगा हो जाएगा, और जो सामान ब्रिटेन का यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पे आके बहुत सस्ता हो जाएगा। इस वजह से ना तो ब्रिटेन में इंडिया का सामान बिका और ना ही इंडिया में इंडिया का सामान बिका, बिकॉज जो ब्रिटेन से आने वाला सामान था वो बहुत सस्ता हो गया था। इसलिए लोगों ने क्या करा था, पैसा तो नहीं है लेकिन सामान चाहिए, चलो इनका ही खरीद लो वाली बात थी, तो इनका ही सामान ले लिया। अगर इंडिया का 100 रुपए का सामान था तो जब वो ब्रिटेन पहुंच रहा था तो वैसे ही वो मान लो 130 रुपए का हो गया। और अगर ब्रिटेन का जो सामान है, अगर वो 100, अगर वो मान लो 50 रुपए का, बिकॉज देखो वो लोग बना रहे हैं मशीन से, उनका बहुत सस्ता है, वो सामान बना हुआ है 50 रुपए का, इंडिया में अगर वो आते हुए 50 या 55 या 60 रुपए का भी हो गया, अभी लोग किसे खरीदेंगे, ब्रिटेन के सामान को। बस वही हो रहा था। ठीक है जी, बाकी जो इंडस्ट्री सब कुछ यहाँ पे सफर कर रहा था, एग्रीकल्चर भी, लोगों की जिंदगियां, सब कुछ खराब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड ब्रिटिश रूल डिसमेंटल इंडिया का ट्रेडिशनल का जो गवर्नेंस सिस्टम का, यानी कि जो हमारा शासन करने का सिस्टम था, उसमें इन लोगों ने कैसे नाश मारा उसको देखो। भैया हमारे यहाँ पे हमने कहा था शुरुआत से हम विलेज काउंसिल चला रहे थे, जो कि आराम से जो थोड़ी बहुत लड़ाइयां हो रही हैं, इरिगेशन पे हो रही हैं, कम्युनिटी का काम है, उन सबको हम मेंटेन कर रहे थे। लेकिन तुम लोगों ने यहाँ हमारा सिस्टम हटाकर विलेज काउंसिल का यहाँ पे लगा दिया लीगल सिस्टम, तो लीगली काम चलेगा, कोर्ट का सिस्टम लगा दिया। वो कोर्ट का सिस्टम जिन कोर्ट्स में आज तक भी केसेस हजार मतलब सालों तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो इंसान मर जाएगा तब उसका केस निकल के आएगा कि अच्छा उसने ऐसा किया था।
ये चीज हमारे इंडिया में तब से हो गई है, और वो कोड जहाँ पे सब कुछ खराब है, बहुत एक्सपेंसिव है, काम वहां पे चलता नहीं है, ये सब चीजें यहाँ पर कर दी तुम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन करो किस तरीके से ब्रिटिश की पॉलिसीज ने ट्रांसफॉर्म किया था इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, तुमको ये बताना है। तो ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ब्रिटिशर्स के रूल से पहले हम इंडिया का बहुत बढ़िया गवर्नेंस सिस्टम, सॉरी लर्निंग सिस्टम हमारा हुआ करता था, पाठशाला, मदरसा, विहारा, ये सब हमारी थी। लेकिन जब से तुम लोग यहाँ पे आए हो 1835 से खासकर, ठीक है, ये वाला लाइन बेशक से मत लिखना, ये लाइन यहाँ पे मत लिखना, एक आधा लाइन है यहाँ पे काट देना, इसमें जो तुमको लग रहा है कि लेंदी हो रहा है अगर बहुत, तो वो चीज यहाँ पे तुम लोग काट सकते हो, हालांकि इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हाँ, ये लाइन बेशक से काट सकते हो, लीगल सिस्टम का जब वर्ड हमने ऊपर लिख दिया तो ये लाइन काट सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, एक लाइन बेशक से यहाँ पर ये चीज काट सकते हो बेशक। बाकी यहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट ही था, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन तो इतने लंबे तो हो सकते हैं, फिर भी अगर कॉपी में लिखते हो ज्यादा लंबे लगे तो एक आध लाइन इंपॉर्टेंट ना लगे तो उसे हटा दे। कहते हैं मेजर चेंज यहाँ पे आया भैया, ये बताइए हमको, चीख चीख के बोल चुकी हूँ तब से, मकौले का जो मिनट्स इंडियन एजुकेशन आया था 1835 का, जिसमें उसने अपने यूरोप की लैंग्वेज को सुपीरियर बताया था हम इंडियंस की लैंग्वेज से, हमारे इंडियन के नॉलेज सिस्टम से बेसिकली। और तब से जो है उसका ये था कि भैया मुझे ऐसे इंडियंस की क्लास बनानी है जो कि दिखने में इंडियंस हो लेकिन दिमाग से ब्रिटिशर्स हो, क्या थे वो लाइन। तो वो चीज यहाँ पे उसने यहाँ पे करी थी, एंड धीरे धीरे करके जो इंडिया के जो स्कूल्स थे या उनकी जो नॉलेज थी वो सब बहुत कम हो गई, डिसअपियर हो गई, और इंग्लिश ही यहाँ पर सेंटर ऑफ पावर एक तरीके से बन गया था। और इवन इससे ये हुआ था कि इंग्लिश की ना, हमने पढ़ा था कि एलीट क्लास बन गई है, जो इंग्लिश बोल रही है वो हाई क्लास है, एलीट क्लास, और जिसके पास इंडियन नॉलेज है वो लोअर क्लास है, पुअर क्लास है। अच्छा, सन्यासी फकीर का रिबेलियन अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो कि हाँ जी ये इस टाइम पे शुरू हुआ था 1770 के बाद, जिसमें ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से जो सन्यासी होते हैं, जो फकीर होते हैं, मुस्लिम्स के जो लोग घूमते हैं मतलब, तो उनकी मूवमेंट को स्टॉप करने की बात करी गई थी, उनको मना करा गया था, और उसके बदले में उन लोगों ने ब्रिटिश की ट्रेजरीज में, टैक्स ऑफिस वगैरह सब में उन लोगों ने अटैक कर दिया था, और ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को पंडित कहा था कि बंद हो जाओ, बंदित कहा, और इस मूवमेंट को क्रैश करने की बात भी करी थी। और इस रिबेलियन से इंस्पायर हुए थे बाद में आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जिनकी नॉवल थी आनंद मठ, और जहां पे उन्होंने अपना पेट्रोटिक सॉन्ग था वंदे मातरम, वो भी उन्होंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द मेजर कॉजेज ऑफ द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857। एक सेकंड रुकोगे जरा, अच्छा वो इसमें था ही नहीं, ओके। जो हमने ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा ना आनंद मठ वाला, उसको, उस नॉवल को लिखा किसने भैया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इंस्पायर हुए थे उससे, जिन्होंने आपका वंदे मातरम लिखा था। मुझे रविंद्रनाथ टैगोर क्यों याद आए फिर, मुझे वो किस लिए याद आया, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, इन्होंने नेशनल सॉन्ग लिखा है वंदे मातरम, इन्होंने नेशनल एंथम लिखा है। कहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर में पढ़ के आई थी, क्या किया था मैंने, जो मुझे वो याद आए, बट अब जरा याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जब ग्रेट रिबेलियन था 1857 का, इसके आपको कॉजेज बताने हैं। आपको पहले ही मैं कॉजेज बता चुकी हूँ, हालांकि जब हमने वन शॉट किया तब भी हमने जिक्र किया था कि जो सिपाही थे वो ऑलरेडी काफी नाखुश थे, क्योंकि उनके उनको बहुत ही अनफेयर ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, उनका बहुत ही कम पे स्केल था, और उनके रिलीजियस बिलीव जो थे, बिकॉज हमने देखा था जो ये पीजेंट्स थे यही जो है बाद में सिपाही बने थे, इनका ही कन्वर्जन किया गया था उस चीज में। तो एक्चुअल में कौन थे, पीजेंट्स थे, उन्हीं पीजेंट्स का जो उस टाइम पर सिपाही भी थे, और जो उनके पहले के लोग जो सिपाही हैं तो वो उससे नाराज है, क्योंकि सिपाहियों का जो वैल्यू और म्यूटिनी के टाइम पे तुमने उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को हर्ट किया था, सिपाही इसलिए नाराज है, पीजेंट्स इसलिए नाराज है, अगर वो थे उसका पार्ट या पहले अगर रहे थे तो वो नाराज है, बिकॉज तुमने उनसे बहुत ज्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस करी है और बहुत ज्यादा उनसे पैसा वसूला है क्रॉप फेल के बाद भी। तो वही यहाँ पर था, तो वो लोग इसलिए भी यहाँ पे नाराज थे, दोनों ही प्रकार के लोग। तो ये भी यहाँ पे एक रीजन रहा, तो पीजेंट्स का भी रीजन रहा, सिपाही का भी रीजन रहा, इसलिए यहाँ पर लोग नाराज थे। प्लस यहाँ पर जो मेन यहाँ पे इमीडिएटली कॉज उसका ये रहा कि जो ये कहा गया था ना कि वॉर में लड़ने के लिए एक राइफल मंगाई गई है, उस राइफल में जो कारतूस है यानी कि जो उसका कार्ट्रेज है वो सुअर और गाय की चर्बी से बना हुआ है, तो उसको मुंह से फाड़ना होगा तब जाके वो लोड होके गन चलाई जाएगी। तो लोग बहुत गुस्सा हो गए, बिकॉज गाय को
और गाय को हम हिंदू बहुत मानते हैं, तो हम गाय की चर्बी को फाड़ेंगे, मतलब तुम हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। और पिग्स को यानी कि सुअर को मुस्लिम लोग बहुत मानते हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम हमारा रिलीजन वो कर रहे हो, मतलब क्योंकि वही वाली बात है, इंडियंस को सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन रिलीजन रिलीजन के ऊपर कुछ नहीं बर्दाश्त, तो उन लोगों को बहुत गुस्सा आया और इस चीज की वजह से उन लोगों ने मेरठ से शुरू होकर दिल्ली में आए धीरे धीरे करके और इस रिवोल्ट की शुरुआत करी एंड दैट वाज कॉल्ड एज ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857। कहते हैं इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहेगा, अगर ये पढ़ना हो उसका काफी एक मेन कॉन्सिक्वेंस का ये रहेगा कि 1858 में क्या हुआ था, 57 में युद्ध होता है। अगले ही साल जो ब्रिटिश क्राउन थी उसने ये बोला कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी अब तुम्हारा यहाँ पे कंट्रोल नहीं रहेगा, तुम यहाँ पे ट्रेड करो लेकिन जो यहाँ पे कंट्रोल रहेगा वो मेरे ही पास रहेगा, तो अब इंडिया में चलेगा ब्रिटिश राज। दूसरा उन्होंने जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी उसको दोबारा से मतलब उसको बेसिकली रीऑर्गेनाइज करा, उसमें से ऐसे लोगों को हटाया जो कि इंडिया के प्रति कुछ ज्यादा ही पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग रखते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी धोखा दे सकते हैं, ऐसे करके उन्होंने यहाँ पर ये चीज करी। प्लस यहाँ पे ये पॉइंट भी लिखना काफी जरूरी ये रहा कि इस रिबेलियन ने अर्ली आइडिया यानी कि जो फॉरेन रूल एक्सेप्ट नहीं है अब हमें, इसकी शुरुआत यहीं से होनी शुरू हुई थी और बाद में ये फुल फ्लेज एक फ्रीडम का स्ट्रगल बन गया था। तो यहाँ से आप लोग आंसर्स को लिख सकते हो, दिस वाज जस्ट अ स्टार्टिंग लाइन आप इसको कह सकते हो, ठीक है। Okay. Question number 16. Describe both the negative and unintended positive consequences of European colonial rule in India. कि बेसिकली इंडिया का जो इंडिया में इनका जो रूल रहा उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहे, या अगर कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम भी हुए तो क्योंकि जो पॉजिटिव जो उन्होंने काम करा होगा वो अनइंटेंशनली था, इंटेंशनली इन लोगों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा था। तो हालांकि इसमें देखो इतना वो नहीं था इसके अंदर, लेकिन हाँ बस इसको ऐसे याद रखना कि नेगेटिवली जाहिर सी बात है हमारा काफी प्रॉब्लम हुई थी, हमारा काफी ऑपरेशन हुआ था, लैंड काफी वेस्ट हुआ, कल्चर का डैमेज हुआ, इकोनॉमी काफी हार्डशिप रही, हमारा वेल्थ काफी ड्रेन हो गया, ये सब यहाँ पे थे। बस यहाँ पे कहते हैं कुछ यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर ये आए थे कि जो हमारी ज्योग्राफी थी या हमारी कंट्री के बारे में बहुत से लोगों को पता चला, हमारे लैंग्वेज के बारे में, हमारे आर्ट्स के बारे में, मॉन्यूमेंट्स के बारे में बहुत से लोगों को वहां पे पता चला, जिन लोगों ने इसका अप्रिसिएशन भी करा। इवन ये लोग बाद में चोर भी बन गए थे बिकॉज ये हमारे आर्टिफैक्ट्स को चुरा कर अपने यहाँ भी ले गए थे। ये भी जो है कुछ चीजें यहाँ पर हुई थी। समझ में आ गया जी। एंड दैट वाज बच्चा ऑल ऑफ योर चैप्टर। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को समझ में आ गया हो। ये जो मैंने बीच में बातें करी, अगर आप लोग उसका कोई जवाब देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हम दे सकते हो, आप लोग इंस्टाग्राम पे दे सकते हो। मतलब अभी जर्नी शुरू करी है, चल रही है अभी जर्नी, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, सब आता है, लाइफ है, पार्ट है सब कुछ, बट ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें कोई दिक्कत ना लगी हो तो जरा मुझे अगर बताना, अगर कुछ दिक्कत लगी हो तो वो भी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में ही। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग को उसका पीडीएफ चाहिए हो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।